वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता गणेश जी को स्मरण करते हुए संपूर्ण जगत के पालनहार भगवान महेश जी एवं माँ पार्वती के चरणों में नमन करते हैं। परम पिता परमेश्वर की अनुकंपा से, वरिष्ठों के शुभ आशीर्वाद से एवं आप सभी की शुभकामनाओं से आज का सुदिन है आया। आज के इस वैचारिक व्याख्यान माला की शुरुआत माँ शारदा स्तवन से करते हैं। शारदा स्तवन अपनी सुमधुर वाणी में प्रस्तुत करने आ रही है अंजलि जाजू भिवंडी से। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदा, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हमें तार दे माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद अंजलि जी। अंजलि जी की एक विशेष बात कहना चाहती हूँ कि इनका नाम रैली सिंगिंग द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि देवो भव। हमारी भारतीय संस्कृति है अतिथि सत्कार, पवित्र भावों की प्रबलता है अतिथि सत्कार। स्वागतम, शुभ स्वागतम, सहर्ष स्वागतम। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा अंतर्गत संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति आयोजित व्याख्यान माला का आज प्रथम पुष्प। हमारा स्नेह भरा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर पधारे हुए हमारे सम्माननीय अतिथि अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान श्याम सुंदर जी सोनी, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष
आदरणीय श्रीमान श्री किशन जी बंसाली एवं सचिव आदरणीय श्रीमान मदन लाल जी मनियार, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा आदरणीय सौ अनुसया जी मालू एवं सचिव आदरणीय सौ सुनीता जी पलोर, महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री हार्दिक जी सारड़ा एवं सचिव माननीय डॉक्टर श्री गोविंद जी मंत्री। आज के कार्यक्रम के वक्ता आदरणीय डॉक्टर अनुराधा जी जाजू मोहम्मद गुप्ता। अनुराधा जी जाजू महाराष्ट्र प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सचिव, समिति संयोजक एवं सम्माननीय श्रोताओं का हम संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति की ओर से शब्द सुमनों से मनपूर्वक स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्री किशन जी बंसाली जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ, आप और आदरणीय भाभी जी आइए और दीप प्रज्वलन द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ कीजिए। आदरणीय महाराष्ट्र प्रदेश सभा अध्यक्ष श्री किशन जी बंसाली एवं भाभी जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। इस मंगलमय वातावरण में इस कार्यक्रम का तेज बढ़ाने वाली ज्योत है संस्कृति की, निरपेक्ष भाव से अविरत जलने वाली ज्योत है स्नेह की, खुद जलकर औरों को प्रकाश देने वाली ज्योत है त्याग की, अज्ञान का अंधेरा दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली ज्योत है प्रकाश की। हम सब मिलकर स्नेह, त्याग, प्रकाश और संस्कृति की ज्योत जलाते, अज्ञान का अंधेरा दूर करते हैं। भगवान महेश की जय, भगवान उमा महेश की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी और भाई साहब। भगवान महेश की जय। संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति संयोजिका मैं कल्पना मालू आप सभी का पुनश्च स्वागत करती हूँ। अपने मन के भाव आपके सन्मुख रखती हूँ। धर्म पारायणता, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय में शीर्ष स्थान प्राप्त करना, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहना, लोक कल्याण, शिक्षा क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा प्रदान करना, दातृत्व के साथ साथ अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना माहेश्वरी समाज की यह विशेषता है। संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, व्रत, त्योहार, कुलाचार अत्यंत श्रद्धा से करने वाला यह हमारा माहेश्वरी समाज। हमारा समाज श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन, त्याग एवं समर्पण से विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। जहां भी गए अपने सहज, सरल, नम्र व्यवहार से सबको अपना बनाया। अपने मीठे वचन एवं शिष्ट व्यवहार से हर प्रांत में अपना अस्तित्व बनाया। लोगों को रोजगार दिया, अनेकों के अन्नदाता बने। वर्तमान में हम शिक्षित भी हैं और संपन्न भी, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी का कुछ अंश आधुनिक शिक्षा, सभ्यता और संपन्नता के नाम पर अपने संस्कारों को भूलती जा रही है, जो अत्यंत चिंतनीय है। समाज में बढ़ती व्यसनाधीनता, मनोरंजन के प्रति बढ़ता आकर्षण, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण, जानलेवा स्पर्धाएं, आलस्य और शादी का अभाव ऐसे प्रादेशिक वातावरण में प्रवेश कर रहा है। संयुक्त परिवार की विघटन के कारण संस्कृति संरक्षण एवं संस्कार सिंचन का गुरुतर दायित्व सामाजिक संगठनों पर आया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गत सत्र में घर एक मंदिर, एक पारिवारिक कार्यशाला का निर्माण किया, जिसमें विविध विषयों के विशेषज्ञ अपने अभ्यास पूर्वक विचारों से समाज को अवगत कराया। महाराष्ट्र के छोटे से छोटे गांव में जाने का प्रयास सफल रहा। मिले सुर मेरा तुम्हारा इस पारिवारिक चर्चा में पारिवारिक, सामाजिक, आधुनिक, तकनीकी, पाश्चात्य संस्कृति, स्वास्थ्य, संस्कार, संस्कृति इत्यादि विषयों के परिवर्तनीय सुरों को मधुर सुश्राव्य सुरों में मिलाने का प्रयास हुआ, विचार मंथन हुआ। इस सत्र में भी
इसी समिति के कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। लॉकडाउन के कारण कहीं आने जाने का सवाल ही नहीं था, लेकिन वेबिनार के माध्यम से मेड फॉर ईच अदर से मोल्ड फॉर ईच अदर की यात्रा, यह 4 सत्र में 4 विषय जैसे सोशल मीडिया, स्वास्थ्य, परिवार में सीनियर तथा युवा पीढ़ी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया गया। और आज से आगामी 3 शनिवार विविध विषयों पर विविध वक्ताओं को आमंत्रित किया है। भगवत गीता, पारिवारिक चिंतन मनन, सवाल हमारे अस्तित्व का और शिव शक्ति एक सामर्थ्य, यह विषय जिसे हम लाभान्वित होंगे। न जाने कोई वक्ता एकाध विचार किसी का जीवन बदल दे। मुझे विश्वास है सभी को हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। हमारा उद्देश्य निश्चित सफल होगा। टिकाऊ संस्कृति, बढ़ाओ संस्कार, इन दोनों से सजेगा हमारा परिवार, हमारा समाज। सभी के सहयोग से, सहकार्य से, सहभाग से हमारा प्रयास सफल होगा। धन्यवाद। अब मैं सभी ने आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र प्रदेश सभा के अध्यक्ष माननीय श्री किशन जी बंसाली साहब। भाई साहब, आपके लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, नाम से तो हर व्यक्ति की पहचान होती है, नाम से तो हर व्यक्ति की पहचान होती है, लेकिन अपने कर्तृत्व एवं कुशल नेतृत्व से समाज में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले आप आदरणीय बंसाली साहब। आइए पधारे हुए सम्मानित अतिथियों का स्वागत एवं अपने मनोभाव से हमें प्रेरित करें। आदरणीय। जय श्री कृष्ण, जय महेश। आज महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के अंतर्गत जो संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति है, इसके अंतर्गत जो एक पहला पुष्प हो रहा है, उसको उपस्थित प्रमुख अतिथि हमारे लोकप्रिय सभापति जी आदरणीय श्याम सुंदर जी सोनी, मेरे साथी भाई मदन लाल जी मिनियार जो प्रदेश के मंत्री है, उपाध्यक्ष अनिल जी कलंत्री, हमारे सूचना प्रसार मंत्री आदरणीय ओम जी बजाज, ओम प्रकाश जी सारडा, एलवी राठी साहब, सतीश जी लाडा तथा इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता अनुराधा जी जादू जो हैदराबाद से है, तथा एक कार्यक्रम आयोजित करने वाली हमारी बहन समिति संयोजिका कल्पना जी मालू, उनके सहयोगी मंगला जी बिरला, सरोज जी गट्टानी, सीए पवन जी जमवर तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला संगठन की अध्यक्षा बहन अनुसया जी मालू, सचिवा बहन सुनीता जी पल्लोड, युवा संगठन के अध्यक्ष भाई हार्दिक जी सारडा, सचिव गोविंद जी, मंत्री तथा इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सब मेरी बहनें और भाई। एक चीज नक्की है, जरा मारवाड़ी में ही बात कर ली हूं तो चीज यह ना कि भाई संस्कार की जननी माता रवा, और प्रदेश को जो संस्कार को कार्यक्रम है संस्कार संवर्धन में माता का न दिया रहा, और बी दृष्टियों निश्चित मारी आ भावना है कि जिका भी है 4 कार्यक्रम हुई, ये 4 कार्यक्रमों समाज में निश्चित की न की फर्क पड़ी। जनरली आभार नहीं आन हो कि माहेश्वरी समाज वो दिशा दर्शक समाज हो, परंतु गैड़ा की दिना में माहेश्वरी समाज थोड़ो दिशाहीन होने लगेड़ो है, तो बिना जगह पर ले वास्ते लाभा वास्ते अपना न की प्रबोधन करना लागी, અને પ્રબોધન કરવા का बाद इकामा की फरक पड़ी और पांचों माहेश्वरी समाज देश में दिशा दर्शक बोल रहा है। आज का कार्यक्रम ना जिका सगळा उपस्थित है प्रमुख अतिथि से इस सगळा को मैं स्वागत करूं, और आज ज्यादा अपना तो सुनना अनुराधा जी ना जिको मैं ज्यादा उनको टाइम ले बड़ो को नहीं तो बैका और आपका बीच में मैं ज्यादा देर ठहर को नहीं, मैं सगळा उपस्थित जिका हुआ जिका को आभार मानू, समिति संयोजिका को बहुत बहुत अभिनंदन करूं कि एक चोको कार्यक्रम समाज वास्ते देवा है, और मैं मारा वाणी ने विराम दू। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद भाई साहब। सभापति जी जुड़े नहीं होंगे ना अभी तक?
वो लास्ट में बात करेंगे। अपना लास्ट में कार्यक्रम अपन शुरू उनका करो, लेंगे। तो जय मैं होंगे। हाँ, और क्या हो गया है कि परभणी में भी बहुत बारिश हो रही है, तो हमारी बहन सरोज जी वो भी थोड़े लेफ्ट हो गई है, तो मैं सोचती हूँ कि हम कार्यक्रम को शुरुआत ही कर देते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय डॉक्टर अनुराधा जी जाजू का परिचय देने हमारी समिति सह संयोजिका बहन मंगला जी बिरला को। आप आइए और आज के वक्ता अनुराधा जी जाजू का परिचय देवे। मंगला जी बिरला जी, आदरणीय स्वजनों, सस्नेह जय श्री कृष्ण। आज से शुरू होने वाली व्याख्यान माला के प्रथम पुष्पति वक्ता हैदराबाद निवासी डॉक्टर अनुराधा जी जाजू का परिचय मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। आपने वनस्पति शास्त्र में पीएचडी, मनोविज्ञान में एमए, डिप्लोमा इन काउंसलिंग तथा वुमन एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त की है। आप सन 2005 से डाटा मैनेजमेंट कंपनी का संचालन तथा निजी टॉक एंड शेयर काउंसलिंग सेंटर द्वारा साइकोलॉजी काउंसलिंग का कार्य सफलतापूर्वक कर रही है। आप गर्भ संस्कार विशेषज्ञ, फाइनेंशियल सलाहकार तथा राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर के नाते मशहूर है। गत 4 वर्षों से राजस्थानी स्नातक संघ का संपादिका पद एवं अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन दक्षिणांचल के साहित्य समिति सह प्रभारी की जिम्मेदारी बहुत बखूबी संभाल रही है। इस महत्वपूर्ण कार्यकाल के दौरान आपको सक्षम नारी सम्मान, बेस्ट एंटरप्रेन्योर सम्मान, फेस ऑफ द ईयर सम्मान तथा विभिन्न संगठनों द्वारा नारी सम्मानों से सम्मानित किया गया है। शास्त्रीय संगीत तथा भरतनाट्यम में आप विशेष रुचि रखती है। ऐसी होनहार वक्ता द्वारा व्याख्यान माला की शुरुआत होना भी अपने लिए गौरवास्पद बात है। अभिनंदन अनुराधा जी, धन्यवाद। जय उमा महेश। धन्यवाद मंगला जी। आज के व्याख्यान का विषय है संस्कृति की धरोहर को आगे बढ़ाने में पुरुषों की भूमिका। हमारी प्रस्तावना करने वाले बहन की यहाँ थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो धन्यवाद मंगला जी। सरल समृद्ध भाषा शैली, स्पष्ट एवं प्रेरणादायी विचार प्रस्तुत करने सादर आमंत्रित है आज की मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर अनुराधा जी जाजू। अनुराधा जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है सरोज जी जुड़ चुकी हैं, आप एक बार जरा चेक करें। वो हैं। आ गई सरोज जी? नहीं, सरोज जी के वहां थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ गया। नहीं, ज्वाइन हुए थे, वापस लेफ्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा और संस्कार समिति संवर्धन संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति को यहाँ नमन करती हूँ। इस मंच को प्रणाम करती हूँ। महासभा सभापति जो अभी इस कार्यक्रम से जुड़ नहीं पाए, श्याम जी सोनी को भी मैं अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम अध्यक्ष श्री कृष्ण जी भंसाली, कल्पना जी मालू, मंगला जी बिरला, सरोज जी गट्टानी, पवन जी झंवर, हार्दिक जी सारडा, मदन लाल जी मिन्यार, गोविंद जी मंत्री, पुष्पा जी तोशनीवाल, अनसुया जी मालू और सुनीता जी पलोट एवं इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे भातृजन, भातृशक्ति और पितृशक्ति जो कि T20 के फाइनल मैच के बाद भी इस सभा में यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को मैं हार्दिक हार्दिक उनका अभिनंदन करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ। आज का जो ये विषय है, संस्कृति की धरोहर को आगे बढ़ाने में पुरुषों की भूमिका, ये अपने आप में एक बहुत ही क्लिष्ट सा विषय है, क्योंकि जैसा कि भंसाली जी ने कहा कि संस्कृति की जननी तो माता होती है, स्त्री होती है। तो ऐसे में इस धरोहर को आगे बढ़ाने में पुरुषों की भूमिका पर अगर बात करनी है, तो सबसे पहले इस विषय को हम थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, थोड़ा सा विस्तृत करेंगे। संस्कृति क्या होती है? आमतौर पे अगर हम लोक चाल की रोज की भाषा में कहें तो संस्कृति मतलब जो रीति रिवाज होते हैं, जो हमारी
शैली, जो कार्य की पद्धति होती है, उनको हम संस्कृति कहते हैं। अब अगर हम संस्कृति को किसी भी तरीके से समझना चाहें, कि अगर जैसे अभी कार्यक्रम को आरंभ करते समय ये कहा गया कि अतिथि देवो भव, ये क्या है? ये हमारे संस्कार हैं या हमारी संस्कृति है? दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर है। ये अंतर को छोटा सा स्पष्टीकरण दूंगी मैं। जैसा कि अभी परभनी में बहुत ज्यादा बारिश है, जब रोजाना का ये जो तापमान का बढ़ना घटना, बारिश होना, इन सबको हम मौसम कहते हैं। जो दैनिक जीवन में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको हम मौसम कहते हैं। लेकिन किसी जगह पे जब एक बहुत लंबे समय तक उनके तापमान, उनका वर्षा, इन सबको देखा जाए तो उस जलवायु कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि परभनी का आज का मौसम खराब है, और हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की जलवायु गर्म है। यही अंतर होता है संस्कृति और संस्कारों। जो नैतिक नियम होते हैं, जो नैतिक हमारे जो रोजमर्रा के जीवन में जो हम नियम का पालन करते हैं, वो होते हैं हमारे संस्कार। आपके घर में जब आप घर से बाहर निकलते हो और आप घर के बड़ों को प्रणाम करके जाते हैं, तो वो हमारे संस्कार हैं। लेकिन जब ये संस्कार एक लंबे समय तक इनको फॉलो किया जाता है, तब ये बनती है संस्कृति। और तब हम कहते हैं कि ये तो हमारे परिवार की संस्कृति है, कि हम जब बाहर से निकलते हैं तब हम सब बड़ों को प्रणाम करके निकलते हैं। तो इस तरह कोई भी संस्कार जब एक लंबे समय तक उनको लागू किया जाता है, उनका आचरण किया जाता है, तो ऐसे नैतिक आदतों को ही फिर आगे चल के हम संस्कृति कहते हैं। और ये संस्कृति परिवार हो सकती है, समाज की भी हो सकती है, निजी भी हो सकती है, राष्ट्र की भी हो सकती है, विश्व की भी हो सकती है। किसी भी स्तर पर किसी भी संस्कार का नियम के साथ आगे बढ़ना, सालों साल एक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना संस्कृति का विकास करती है। अब जैसे कि कहा गया कि संस्कृति की जननी माता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा घर में बड़ा होता है तो उसके लालन पालन की जो जिम्मेदारी होती है वो माता के ऊपर होती है। उसके अंदर आदतों को डालना भी माता ही करती है। इसलिए हम कहते हैं कि संस्कृति तो माता के द्वारा ही बच्चों में या परिवार के सदस्यों में आगे बढ़ती है। लेकिन आज के दौर में जब हम एक नारी स्त्री के लिए ये कहते हैं कि स्त्री की दोहरी भूमिका में अब उसको आना है, यानी कहीं कहीं पे स्त्रियों को घर के दायरे से थोड़ा बाहर निकलकर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर कहीं पे उनको आत्मविश्वास के साथ आगे चलना है, कहीं अर्थव्यवस्था को साथ में रखना है, तो स्त्री की एक दोहरी भूमिका के बारे में हम बात करते हैं। तो आज के बदलते परिवेश में जब हम स्त्री की दोहरी भूमिका के बारे में बात करते हैं, तो ये दोहरी भूमिका कहीं कहीं अब पुरुषों के क्षेत्र में भी आने लगी है। और मैं, जैसा कि मैंने बताया कि इस विषय को जब हम इस विषय के विस्तृत दृष्टिकोण को देखेंगे, हमने देखा संस्कृति क्या होती है, और जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है तो ये धरोहर बन जाती है। मैं इसके सभी मैं आगे करूंगी। छोटी सी मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। ये मैंने नहीं लिखी, मैंने कहीं से ली है ये कविता, लेकिन मन को बहुत अच्छी लगती है। 2 शब्द पुरुष के सम्मान में। मैं पुरुष हूँ, विधाता की हूँ रचना, मैं नारी का अभिमान हूँ। हाँ, मैं एक पुरुष हूँ। मन की बात मन में रख, ऊपर से हरदम खुश मिजाज हूँ। माँ की ममता, पिता का स्वाभिमान हूँ। हाँ, मैं पुरुष हूँ। मैं जीवन में आया जब से अपेक्षा के बोझ से लदा हरदम, पिता के फटे जूते से लेकर बहन की शादी के सपनों का आधार हूँ। मैं पुरुष हूँ। थकान हो गई तो क्या, थकान हो गई तो क्या, पाँव रुक गए तो क्या, मुझको चलना है हरदम। मैं अपनी बिटिया के गुड़ियों का खरीदार हूँ। मैं परिवार की आशाओं की मीनार हूँ। हाँ, मैं पुरुष हूँ। रो मैं सकता नहीं, कह मैं सकता नहीं, डर अपना मैं सह सकता नहीं। ऊपर से बहुत अभिमानी पर अंदर से निपट असहाय हूँ। मैं अपने परिवार का एतबार हूँ। हाँ, मैं पुरुष हूँ। पत्नी की इच्छा, माँ के सपने, बच्चों की ख्वाहिशें, पिता के गुस्से का शिकार हूँ। हाँ, मैं पुरुष हूँ। आदर देता मैं हरदम, प्यार लुटाता मैं हर एक कदम, फिर भी कुछ हैवानों के कारण मैं नफरत का शिकार हूँ। हाँ, मैं पुरुष हूँ। इस पुरुषत्व को नमन करते हुए मैं अब अपना ये वक्तव्य आपके सामने, आपके साथ चर्चा में लेकर आऊंगी।
कि संस्कृति की धरोहर को आगे बढ़ाने में पुरुषों की भूमिका। लेकिन ये पुरुष हैं कौन? हमारे समाज में इन पुरुषों का सबसे पहले तो स्थान समझने की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे विश्व में 99% देशों में अगर आप सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो वहां पे पितृसत्ता की व्यवस्था है। यहाँ पे जितने गणमान्य सदस्य हैं मेरी बात से सहमत होंगे कि पितृसत्ता की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के नियम यानी परिवार का नाम भी, वंश भी, ये पिता से चलता है। इसीलिए आप निमंत्रण पत्र वगैरह में आप देखेंगे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके नाम को लिखा जाता है। हम मारवाड़ियों में फर्म का नाम लिखा जाता है। तो ये पितृवंश की जो परंपरा है यही हमारी सामाजिक व्यवस्था रही हुई है। और अगर आप ये देखें कि किन दायित्वों को स्त्री और पुरुष आगे तक लेके गए हैं तो वहां पे एक मोटा मोटा दायित्वों का अंतर है कि जो घर का व्यवसाय होता है, जो घर का जो पैसा कमाने का जो जरिया होता है, रोजगार का जो माध्यम होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पिता के माध्यम से आगे जाता है। और जो संस्कार हैं, जो प्रेम है, जो सौहार्द है, ये भावनाएं माता से बच्चों में आगे जाती है। जो रिश्तों को संभालने की जो एक शक्ति है, ये शक्ति माता से बच्चों में आगे जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि संस्कार या संस्कृति, इनका अगर विश्लेषण किया जाए तो ये हम जो अपने जीवन में रोज अपनाते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जब नहा के निकलते हैं और पहले तिलक लगाते हैं, वो संस्कार, वो संस्कृति भले ही माता से हमारे अंदर आई हो, बेटे के अंदर आई हो या बेटी के अंदर आई हो, लेकिन उसको आगे तक लेके जाने की जिम्मेदारी घर के स्त्री और पुरुष दोनों की है। और ये जिम्मेदारी किस तरह से है, इस बारे में हम चर्चा करने से पहले ये समझेंगे कि सबसे पहले जिस तरह से हर 8 मार्च को हर ब्रॉडकास्ट पे, हर सोशल मीडिया पे नारी के विभिन्न रूपों की विवेचना की जाती है कि नारी माँ है, नारी बेटी है, नारी पत्नी है, वैसे ही वही सारे रूप उसी तरह की समानता रखते हुए पुरुषों के भी तो होते हैं। पुरुष भी तो पिता है, पुरुष भी तो बेटा है, पुरुष भी तो भाई है। पुरुष भी जब जन्म लेता है तो अपने साथ अनेकों रिश्तों को जन्म देता है। किसी का भाई बनता है, किसी का बेटा बनता है, आगे चल के किसी का पति, किसी का पिता, यहाँ तक कि आज तो दामाद का भी रोल बहुत अच्छे से निभाता है। ये सारे रूप पुरुष के जो जितने हैं, इन रूपों के साथ चलते हुए पुरुष को इस संस्कृति की धरोहर को अब आगे बढ़ाना है, यानी ये दोहरी भूमिका अब पुरुष को भी निभानी है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्तव्य में कुछ बातें आपके रोजाना आपके साथ होती हैं, कुछ नई बातें नहीं है, लेकिन कुछ बातें शायद आपको नई इसलिए लगी क्योंकि आप करते तो हैं लेकिन उस तरीके से हम उसके बारे में सोचते नहीं। तो जब इन पुरुषों के जितने रूप हैं, यहाँ तक कि एक दोस्त का रूप, इन सारे रूपों को पुरुष रोज जीता है। इन सारे संबंधों को एक पुरुष हमारे समाज का, हमारे परिवार का रोज जीता है और इन सारे रूपों में वो संस्कृति की धरोहर को आगे बढ़ाता है। लेकिन शायद वो इतना जागरूक होकर नहीं बढ़ाता, इसलिए आज हमें इस तरह की एक व्याख्यान माला की आवश्यकता पड़ी है। सबसे पहले अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले पुरुष का जो एक मैं समझती हूँ मूलभूत जो आवश्यकता है पुरुष को समझने की, वो ये है कि चूंकि उसका कार्य क्षेत्र, उसके कार्य का दायरा बहुत बड़ा होता है, वो अपने व्यवसाय की वजह से या अपने कार्य क्षेत्र की वजह से सैकड़ों लोगों से अपने जीवन में मिलता है, उसका दृष्टिकोण बहुत बड़ा होता है, एक पुरुष की सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है। तो अब अगर उसकी खुद की सोच का दायरा बहुत बड़ा है तो ऐसे में उनका एक मॉरल बन जाता है, एक नैतिक मूल्य बन जाता है कि वो अपने आसपास के लोग, चाहे वो बेटी हो चाहे पत्नी हो, उनको एजुकेट करें। यहाँ पे एजुकेशन का मतलब शिक्षा नहीं है। मैं जब एजुकेशन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे एजुकेशन का मतलब कतई ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई करके उनको एजुकेट करें, नहीं। सही गलत विवेक जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे सही गलत लेने का निर्णय एक बौद्धिक क्षमता के अनुसार किया जाता है, ये बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए पुरुष को आगे आना पड़ेगा।
क्योंकि उनकी कार्यशैली ही कुछ ऐसी होती है कि वो 50 लोगों से अपने जीवन काल में, अपने दैनिक जीवन में मिलते हैं, तो ऐसे में उनका आवाज नहीं आ रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम है आवाज की? दीदी मैं भी जुड़ गई हूँ, आ रही है आवाज तो आवाज क्लियर, तो आ रही है, क्लियर है, क्लियर क्लियर आ रही है आवाज। तो सबसे पहला दायित्व अगर हम समझते हैं तो सबसे पहला दायित्व होता है अपने आसपास के जितने भी लोग, परिवार के, समाज के, मित्रगण जो भी हैं, उनको एजुकेट करना, उनको सही गलत विवेक तक समझा बुझा के नहीं कि तुम ये करो तुम वो करो, इस तरह नहीं, उनको एजुकेट करना, उनको सही गलत के बारे में समझाना, ये एक पुरुष का सबसे पहला कर्तव्य होता है। अब इसको वो कैसे करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो क्लैरिटी बिल्कुल आएगी। सबसे पहले पुरुष को अपने घर में, अपने परिवार में लाइफ वैल्यूज को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। जीवन मूल्यों को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में स्थापित करना एक पुरुष का ही कार्य है। क्या है ये जीवन मूल्य? लाइफ वैल्यूज जिसको हम कहते हैं। इनके बिना कोई परिवार समृद्ध नहीं होता, इनके बिना कोई समाज समृद्ध नहीं होता। अगर आज आप माहेश्वरी समाज के बारे में एक फक्र से बात कहते हैं कि हम एकजुट होकर आगे चलते हैं, हम सबकी सहायता करते हैं, ये क्या है? ये एक लाइफ वैल्यू है, एक जीवन का एक मूल्य है जो आपने समाज को दिया। वैसे ही आपके परिवार के भी कुछ मूल्य होंगे जिन्हें आपको निर्धारित करना है। जैसे आपने एक नियम बनाया, अब इन पारिवारिक मूल्यों को जो कुछ परिवारों में धरोहर की तरह पे मूल्य चलते हैं, जैसे हमारे परिवार में एक परंपरा है कि हम हर साल एक तीर्थ स्थान के दर्शन करते हैं, ये परंपरा है, कुछ परिवारों में ये परंपरा है। तो इस परंपरा के लिए ये एक लाइफ वैल्यू है आपका। इसके पीछे का क्या कारण है कि आप साल में एक बार अपने पूरे परिवार को एक साथ ले जाकर किसी धर्म या किसी भक्ति के स्थान पर ले जाना चाहते हैं। आपने इस तरह के किसी कार्य को संपादित किया, सालों साल करते रहे, तो ये एक परंपरा बन गई, आपके घर की एक संस्कृति बन गई, और इसका इनिशिएटिव घर के पुरुष लेते हैं। क्या बजट होगा, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, ये हम ही करते हैं ना। तो इस तरह से आपने अपने जीवन में एक लाइफ वैल्यू बना दी, एक जीवन मूल्य कर दिया कि भाई मैं जितना भी कमाता हूं उसका कुछ 1% मुझे यहाँ देना है। एक जीवन मूल्य आपने दे दिया। मेरे घर आने वाले लोगों का इस तरह से स्वागत होगा, एक जीवन मूल्य आपने अपने जीवन में बिठा लिया। अब इस जीवन मूल्य के लिए यानी लाइफ वैल्यूज को सेट करने के लिए अपने घर में आपको कुछ नियम बनाने होंगे। ये सारे काम एक स्त्री भी करती है। आपने ये जो हमारे घर के पुरुष होते हैं वो ज्यादातर ये काम महिलाओं पे छोड़ते हैं कि जो आ रहा है जो जा रहा है उसकी आव भगत महिलाएं अच्छे से करती हैं। वो दिल लगा के भावनाओं से आव भगत करती हैं, लेकिन उनको अपने घर की संस्कृति बनाने का जो जिम्मा है ये एक पुरुष का होता है। पुरुष इस तरह के नियम को अपने घर में लागू करता है। जब घर में घुसे तो घर में घुसते ही आपने एक नियम पुरुष ने बनाया कि हम बाहर अपनी चप्पल उतार के ही घर में अंदर आएंगे, और ये नियम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। अब आप कहेंगे कि ये चीज तो एक घर में माँ भी करती है, माँ भी बच्चों को गुड हैबिट सिखाती है, लेकिन मैं अभी आगे आपको इस चीज को प्रूव करूंगी कि बच्चे ज्यादातर माँ की जगह पिता की आदतों को क्यों स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से पुरुष के द्वारा, पुरुष के हर रूप के द्वारा, चाहे पिता, चाहे भाई, चाहे पुत्र, चाहे किसी भी रूप में, वो अपने घर में कुछ जीवन मूल्यों को स्थापित करता है, ये भूमिका। और फिर उन जीवन मूल्यों को जीवंत करने के लिए कुछ नियमों का बनना, जीवन मूल्य। अपनी दुकान को, अपने व्यवसाय को ठीक समय पर आप जब उससे निवृत्त होके आप घर आए, घर आने के बाद पूरा परिवार एक जगह पे बैठ के खाना खाए, ये नियम जीवन के मूल्य बढ़ाता है कि हमें एक टाइम परिवार पूरा साथ में बैठ के खाएगा। पत्नी कितनी भी कोशिश कर ले वो इस नियम को अपने बच्चों तक नहीं लेके आ सकती जब तक घर के पुरुष इस नियम के साथ उन्हें नहीं आगे आएंगे। अब और एक थोड़ा सा आगे चलते हैं, आइडियल कैसे आप इन नियमों को अपने साथ जब लागू करते हैं तो बच्चे कैसे सीखते हैं। ज्यादातर कहा जाता है कि माँ ने आदतें डाली हैं फिर भी बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा है। थोड़ा सा पेरेंटिंग पे बात करेंगे।
माँ तो बहुत शांत है, फिर भी बच्चा ऐसी बातें करता है, या माँ ने क्या होगा इस तरह की बात करता है, या माँ बहुत कम खर्च करती है लेकिन जो पिता है वो बहुत ज्यादा खर्च करता है, तो हम कहते हैं कि भाई पूरा दिन तो माँ के साथ रहता है लेकिन इसको खर्चा करता से कैसे आ, इस तरह की बातें कई बार परिवारों में होती हैं। मैं आपको पेरेंटिंग का एक छोटा सा मूल मंत्र देती हूँ, जो घर में पोते पोती भी हैं उनके ऊपर भी आप कभी ध्यान दीजिएगा। बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। बच्चे अपने जीवन में जो आदतें हैं उनको अपने कंफर्ट से पकड़ते हैं। अगर माँ की आदत सुबह 5 बजे उठने की है लेकिन पिता की आदत सुबह 7 बजे उठने की है, तो बच्चे भी एक ना एक दिन सुबह 7 बजे उठने की आदत में लिप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि ये दोनों स्वरूप हमारे घर के बराबर के हैं। इसमें एक अपने आप को कष्ट देके सुबह उठती है, एक अपने आप को आराम से सुबह 7 बजे 8 बजे उठते हैं, तो ये वाली आदत ज्यादा कंफर्ट जोन की है। और हम फिर इसलिए काफी बार आश्चर्य में आते हैं कि माँ के साथ रहकर भी बच्चे ने ये आदत ली। पिता बहुत हर बात पे क्रोधित होता है, और ज्यादातर हम कहते हैं कि बच्चों में गलत आदतें बहुत जल्दी आती हैं। बात गलत आदत के आने की नहीं, गलत आदतें बच्चों में जल्दी नहीं आती, बच्चे अपने कंफर्ट जोन से आदत अपने अंदर ले लेते हैं, और ज्यादातर ये कंफर्ट जोन नेगेटिव ही होता है। और ये दोनों पे अप्लाई होता है। अगर पिता बहुत कठोर व्यायाम करता है लेकिन माँ अगर थोड़ी सुस्त है, वो व्यायाम वगैरह पे ध्यान नहीं देती है, तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि बच्चों में व्यायाम नहीं करने की आदत आए। क्यों? क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन देख ले रहा है कि वहां पे मेरे माता पिता में से एक आराम वाले जीवन में है, तो मैं वो जीवन अपने अंदर आत्मसात करूं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने बच्चों में या अपने घर के भावी संतानों में या पोते पोतियों में इस तरह संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, तो आप उनके आगे एक रोल मॉडल की तरह रहते हैं। मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, कभी कभी मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस आता है। उसमें मैं ये कभी नहीं कहती कि आप परिवार को तोड़ दो या डिवोर्स ले लो, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि अगर कोई पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और पत्नी कुछ नहीं कहती, तो यकीन मानिए आपके घर के बेटों तक ये बात पहुंच गई कि ये करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आज पिता अपने घर में ऑफिस से आने के बाद में ऊंची आवाज में बात करता है, तो बच्चे तक ये बात पहुंच गई कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे मेरे घर की दादी या मेरे घर की माँ या मेरे घर की बहन इस ऊंची आवाज को सुन के चुप हो जाते हैं कि नहीं का माहौल खराब नहीं हो, वैसे ही अगर मैं कल को ऐसा कुछ करूंगा तो मेरे परिवार के लोग भी चुप हो जाएंगे। और ये बातें आपको बच्चों को समझानी नहीं पड़ती, है अपने आप उनकी समझ में आती है, क्योंकि वो एक्शन भी देख रहे हैं और रिएक्शन भी देख रहे हैं। यहाँ पे पुरुष की भागीदारिता इस तरह की संस्कृति को आगे ले जाने में होती है। क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि एक बेटी जो है वो हमेशा माँ को कॉपी करती है, वैसे ही एक पुत्र हमेशा अपने पिता को कॉपी करता है। उसके जीवन का एक सपना ही होता है अपने पिता के जैसा बनना। अब ये पिता के जैसा बनने में केवल पिता के अच्छे ही गुण आएंगे ये आवश्यक नहीं। हो सकता है कि पिता में तंबाकू खाने के गुण हो, बच्चे में बिल्कुल तंबाकू खाने का गुण नहीं हो, लेकिन ये जरूरी बात जरूर उस बच्चे तक जाएगी कि मैं अगर ऐसे किसी भी चीज में लिप्त हूं जो ठीक नहीं है, तो भी ये ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने देखा है अपने घर में एक सफल व्यक्ति को इस तरह की किसी आदत में जो सही नहीं है। बस आपके घर में एक संस्कृति बन गई, आपके घर में एक संस्कार बन गया, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चल दिया। तो हमेशा ये संस्कार, हमेशा ये संस्कृति पॉजिटिव ही आगे जाएगी ऐसा नहीं है। इसलिए ना केवल पुरुष बल्कि स्त्री को भी अपनी जीवन शैली, अपने रहन सहन को इस तरह बहुत, मैं कहती हूँ बहुत आदर्शवादी तो आप नहीं बना सकते क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम आप अलर्ट रह सकते हैं। एक पुरुष की भागीदारिता इस अलर्टनेस में है। आप घर में कई बार ऐसा होता है, हम आपस में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कई बार हमारे सहभागी ये कहते हैं कि अरे घर पे तो हमारी चलती नहीं, घर पे तो होम मिनिस्ट्री जो है वो होम मिनिस्ट्री के पास है, हमारी तो चलती नहीं है, और अगर हम चलाएंगे तो फिर घर में शांति भंग। लेकिन यकीन मानिए जिस दिन पहला कदम घर में लक्ष्मी का पड़ा,
उस दिन अगर घर की संस्कृति को अच्छे से सामने वाले तक रखा गया हो तो ये चीज नहीं है। कल्पना जी बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, एक बार म्यूट करेंगे सबको। हाँ हाँ आप अपने हेलो, ऑडिबल? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। तो अब अपने आप को यहाँ पे जितने भी सभा में, चूंकि ये विषय मुख्यतः पुरुषों के लिए रखा गया है, तो अब यहाँ पे उपस्थित जितने भी पुरुष हैं वो अगर अपने जीवन में एक बार झांक के देखें कि कहाँ पे थोड़ा सा कमजोर पड़ने पर घर की व्यवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। मैं कई बार एग्जाम्पल देती हूँ अपने वक्तव्यों में कि जब आप ये कहते हो कि रामायण में जो है वो कैकेयी का बहुत गलत उन्होंने किया, उन्होंने इस तरह से बेटे को वनवास दे दिया, मेरा प्रश्न हमेशा ये रहता है कि एक राजा होकर दशरथ ने ब्लैंक चेक कैसे पकड़ा दिया पत्नी को? हमेशा ये प्रश्न मेरे दिमाग में आता है, हो सकता है सही हो नहीं हो, मैं क्षमा चाहूंगी अगर किसी की भावनाओं को मैंने आहत करा, लेकिन मन में हमेशा एक प्रश्न आता है कि एक राजा होकर, इतनी बड़े पद पर होकर, एक ब्लैंक चेक, वर का ब्लैंक चेक, वरदान का ब्लैंक चेक कैसे दे दिया, जो आगे चलकर प्रजा के हित में अहित में कहीं भी हो सकता था। तो क्या गलती कैकेयी की थी जो उन्होंने ऐसे समय में मात्र अपने अंदर की ममता की आवाज सुनकर कुछ इस तरह निर्णय लिए, या गलती एक ऐसे राजा की थी जिन्होंने क्षणिक आवेश में आकर, क्षणिक प्रेम में आकर इतने बड़े राज्य का वरदान एक स्त्री को या अपनी पत्नी को ब्लैंक चेक के तौर पे दे दिया कि जब तुम्हारी मर्जी हो तब तुम इसको मांग लेना। तो ये दायित्व, जितने बड़े पद पर हम होते हैं उतना ज्यादा दायित्व हमारा बढ़ जाता है। ऐसे में हमारी खुद की जीवन शैली पर कई बार हमें खुद को आंकलन करने की, खुद को एनालिसिस करने की जरूरत बहुत बढ़ जाती है। और घर में पुरुष किसी भी रूप में हो, परिवार में पुरुष किसी भी रूप में हो, समाज में पुरुष किसी भी रूप में हो, या राष्ट्र में पुरुष किसी भी रूप में हो, वो हर रूप में उसको एक आइडियल, एक आदर्श चरित्र के को ही लेके निर्वाह आगे करना है, क्योंकि बहुत सारे जीवन आपको ही देखकर आगे बढ़ रहे हैं। एक नेता कैसा हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपके अनुयायी आपको देख रहे हैं। समाज का प्रवर्तक कैसा हो, आपके अनुयायी आपको देख रहे हैं। घर के हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे हो, अनुयायी देख रहे हैं। जब पत्नी घर में पहला प्रवेश करती है तो पति और उसकी माँ के साथ के संबंधों की एनालिसिस करती है। अगर वो बहुत सम्मानीय हैं, बहुत अच्छे हैं, तो अपने आप वो सम्मान उसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे जो भूमिका है पति की, वो भूमिका एक लीडर की होनी चाहिए, एक नेतृत्व करने वाले की होनी चाहिए, घर की परंपराओं को उस तक पहुंचाने के लिए एक मीडिएटर की होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं है। ऐसे में पुरुष का जो है वो उस स्त्री तक, जो नई आई है, नया सदस्य है, उस स्त्री तक एक ब्रिज का काम करनी चाहिए कि ये हमारे घर की परंपराएं हैं, तुम्हें इस परंपरा में आना। एक बेटा जब बड़ा हो जाता है और वो अपने खुद के स्वतंत्र निर्णय लेता है, तो वहां पे संस्कृति की धरोहर इस तरह आपको आगे बढ़ानी है कि दिन का 1 घंटा मुझे अपने माता पिता के साथ बैठकर अपने पूरे जो दिन में मैंने किया उसका एक सार उनके साथ बांटना है, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव है। और जब ये करते हुए घर के बच्चे देखते हैं तो उनमें अपने आप ये क्वालिटीज आती चली जाती है। तो यहाँ बैठे मेरे जो भाई बंधु हैं, सभी एक बार इस चीज को देखें, क्योंकि संकट में, किसी भी संकट की घड़ी में तटस्थ रहकर निर्णय लेने की जो क्षमता एक पुरुष में होती है वो स्त्री में नहीं होती, क्योंकि स्त्री हमेशा भावनाओं से कार्य करती है। यहाँ पे अपवादों की बात नहीं करूंगी, अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन ज्यादातर स्त्री अपनी भावनाओं से कार्य करती है और पुरुष अपने व्यवहारिक ज्ञान से कार्य करता है। तो पुरुष में दूरदर्शिता ज्यादा होती है। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे ही परिवार में एक लड़की है जो बहुत आगे पढ़ना चाहती थी। पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ाई करवाइए, बिल्कुल पढ़ाई करवाइए, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब बच्ची की शादी होती है और वो किसी ऐसी जगह पे जाती है जहां पे उसकी पढ़ाई जो उसने की है वो वहां काम नहीं आ रही है, ऐसे में बच्चियों के मन में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, रिश्तों को पीछे छोड़कर वो आगे अपने करियर में आगे आना चाहती है। और फिर हम एक व्याख्यान माला लगाते हैं कि बच्चियों को हम कैसे
अपने रास्ते लाए। अगर उसके ही पहले घर में हमारे जो पुरुष वर्ग है उनमें दूरदर्शिता एक हो कि वो अपने बच्चों को किस तरह गाइड करें, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे चलकर इस तरह की पढ़ाई में कहां कहां पे रोजगार के अवसर हैं। वो काम माताओं पर भी छोड़िए, लेकिन एक बैठक अपने बच्चों के साथ जरूर करें, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी बोला कि आपके पास जो दूरदर्शिता है वो थोड़ी हमें आपसे कम है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में शायद 50 लोगों से मिलते हैं और आप दैनिक जीवन में सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। आप उनसे बातचीत करते हैं, आप न्यूज देखते हैं, आप बहुत सारे सामाजिक कार्यों में लिप्त होते हैं, तो आपके पास ये सामाजिक ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वो सामाजिक ज्ञान हमसे बांटिए, अपनी पत्नी से बांटिए, अपनी बहनों से बांटिए, और ये सामाजिक ज्ञान हमें बताइए, ये व्यवहारिक ज्ञान हम तक पहुंचाइए, ताकि हम भी किसी संकट की घड़ी में इसी तटस्थ भाव से कोई ले सके। आप घर में नियम बनाइए और हम उन नियमों का जरूर, इसमें कहीं कोई कमजोर या कहीं कोई ज्यादा नहीं है। जो यहाँ मातृशक्ति वो ये ना समझे कि वो कमजोर है और उसको केवल फॉलो करना है, नहीं। जहां जैसे घर में खाना बनना है उसमें पुरुष का कुछ उसमें कोई रोल नहीं होता, वैसे ही कुछ निर्णय पुरुष को ही लेने चाहिए, क्योंकि वहां उनकी दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। और जहां तक मैं समझती हूँ आजकल सब बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, आजकल सभी बहुत उच्च शिक्षित हैं। ऐसे में इस तरह की बात करना कि कुछ निर्णय केवल पत्नी ही ले, कुछ निर्णय पति ही ले, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी अगर आप अकेले नहीं तो कम से कम दोनों को साथ बिठा के, इसको बोलते हैं आपने एजुकेट किया अपने परिवार। कितने हम में से भाई ऐसे हैं जो घर आकर अपने व्यवसाय की बातें अपनी पत्नियों को बताते हैं, कितने ऐसे हैं जो अपने ऑफिस की बातें आके शेयर करते हैं, आज ऐसा हुआ, मैंने उसमें ऐसा निर्णय लिया। जब पत्नी ये सुनेगी, जब बेटी ये सुनेगी, तो उसके मन में भी ये बात आएगी कि जब मैं इस तरह की किसी परिस्थिति में आती हूँ तो मुझे कैसे निर्णय लेनी चाहिए। तो ये संस्कृति की धरोहर जो है वो केवल और केवल पारिवारिक ही नहीं, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक, हर क्षेत्र में हमें आवश्यकता है। और इसको कहीं छोटा बड़ा कमजोर इस तरह के मापदंडों पे नहीं नापना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों के दायित्वों में बहुत फर्क है। सामाजिक व्यवस्था इस तरह की बनाई गई है कि पुरुष का अपना एक अलग दायित्व है, अलग कार्य क्षेत्र है, महिलाओं की अपनी अलग एक दायित्व और अलग कार्य क्षेत्र है। और जैसे दोहरी भूमिका एक स्त्री निभा रही है, अब इस दोहरी भूमिका को पुरुष को भी निभाना। पुरुष को अलर्ट रहना है, घर के पुरुषों को अलर्ट रहना है कि हमारी जीवन शैली में कहीं कोई ऐसी बात ना हो जो हमारे बच्चों को आगे इस तरह के जीवन को आगे बढ़ाने में काम आए या बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। पावर ऑफ स्टोरी एक ऐसा टूल है जो मैं हमेशा घर के बड़े बुजुर्गों के लिए बोलूंगी कि उसको यूज करिए। ये पावर ऑफ स्टोरी क्या है? ये पावर ऑफ स्टोरी है अपने परिवार के साथ बैठकर अपने जो आपके जो पुराने समय में आपने जिस तरीके से कार्य किया, सफलताएं प्राप्त करी, कहीं असफल भी रहे, उन सबको उनके साथ बांटिए। लेकिन उसमें ये ध्यान रखिए कि केवल आत्म प्रशंसा ना हो, बल्कि वो एक शेयरिंग हो। तो बच्चे आपके साथ आपको कनेक्ट, महाराणा प्रताप के अगर पैलेस में अगर आप जाते हैं राजस्थान में, तो वहां पे एक कमरा है जहाँ पे बड़े बड़े जो है वो पेंटिंग्स लगी हुई हैं पुराने राजाओं की, जो महाराणा प्रताप के वंशज हुआ करते थे, उनकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, उनके बड़े बड़े अस्त्र लगे हुए हैं। और कहा यह जाता है कि उनके वंश में जो बच्चे होते थे उनको उस जगह पे रोजाना एक आधे घंटे के लिए ले जाया जाता था, और जो लोग होते थे जो उनको शिक्षा देते थे वो वहां बैठकर उनके बुजुर्गों, उनके जो वंशज थे उनके बारे में उनकी शौर्य गाथाएं सुनाया करते थे, ताकि बच्चों में ये भाव पैदा हो कि देखो हमारे पूर्वजों में कितनी शौर्य था। ये जो 26 जनवरी और 15 अगस्त पे बैठ के हम जो स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, वो 2 दिन में ही अगर हमारे बच्चे देश प्रेम से इतने ओतप्रोत हो जाते हैं, तो आप सोचिए कि अगर रोज का घर में एक आधे घंटे का ऐसा सेशन हो कि खाने पीने की टेबल पे अगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग पूरे पुराने घर की बातें या अपने पिता की बातें या इस तरह की बातें शेयर करें, तो ये हमारे बच्चों में कितनी पावर डेवलप करेगी। और सफलता के साथ साथ असफल होने की बातें भी, ताकि उनको ये पता रहे कि असफल होना गलत नहीं है। असफल होने पर भी मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे चाचा खड़े हुए। असफल होने पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
ये संस्कृति की धरोहर भी तो आगे बढ़ानी है। संस्कृति, संस्कार केवल दैनिक जीवन वाले जो बाद में चल के संस्कृति में बदलते हैं, केवल रीति रिवाज नहीं है। ये पावर है एक परिवार की, एक शक्ति है परिवार की। और ये शक्ति बौद्धिक भी हो सकती है, आध्यात्मिक भी हो सकती है, किसी भी स्तर की शक्ति हो सकती है। आज माँ जब बैठ के कहानियां सुनाती है तो वो चंदा मामा या परियों की कहानियां सुनाएगी या शिवाजी की कहानी सुनाएगी, इस तरह की कहानियां वो सुनाती है। लेकिन पिता अपने खुद के परिवार की कहानी जब सुनाता है तो बच्चे इस तरह, वो उनके अंदर एक भाव आता है अपने परिवार के लिए, एक गर्व मिश्रित भाव आता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो अपने जीवन में जब आपकी ही परिस्थिति में अटकेंगे तो उनको ये याद आएगा कि अच्छा, इस तरह हमारे घर में पहले कभी स्थिति हुई थी, उन्होंने इस तरह से काम किया, तो हम भी ऐसा करें तो शायद बात बन सकती है। और आजकल जिस तरीके से परेशानियां हैं, जिस तरीके से चीजें होती हैं, उस तरीके से आप कभी भी ये ना सोचिए कि हम अपने बच्चों को सिर्फ हरा हरा ही दिखाएं, केवल अपने बच्चों को सफलता की ही बातें। हम बहुत पार्टीज करते हैं ना, घर थोड़ा सा एक बिजनेस में बड़ी डील हुई तो चलो हमने पार्टी कर ली, लेकिन जब वो डील होती नहीं है तो वो बात आके हम अपने बच्चों को नहीं कहते। हम अपने बच्चों को ये कभी नहीं बताते कि मैं 1 हफ्ते से इस डील पे लगा था लेकिन आज ये डील मैं नहीं कर पाया। तो संस्कृति की धरोहर पार्शियल क्यों आगे जा रही है? इसको पूरी तरह से आगे जाना है, कंप्लीट फॉर्म में आगे जाना है। और ये दायित्व हमारे घर के बुजुर्गों का, हमारे घर के जो पुरुष वर्ग है, उनके ही माध्यम से ये दायित्व संभव हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपने स्त्री पुरुष के जो अंतर है उनको आपने हटाया, कुछ दायित्व स्त्री के हो गए, माँ के हो गए, कुछ दायित्व पिता के हो गए, लेकिन कुछ दायित्व दोनों के मिल के होते हैं, तभी तो घर का निर्माण होता है। आप कहते हैं बाहर की जो चीजें हैं वो मैं संभाल रहा हूँ, घर की चीजें हैं वो तुम संभालो, और जो घर में होने वाली जो चीजें हैं वो माँ नहीं बताती, शेयर नहीं करती, का क्या कम हो गया, क्या ज्यादा हो गया, वो मैनेज कर लेती है, और जो पिता है वो बाहर की चीजें मैनेज कर लेता है। अब आप ये बताइए कि आज के जीवन में जो आज की युवा पीढ़ी है उसको घर से तो कोई ज्ञान मिल ही नहीं रहा है, वो तो सारा का सारा ज्ञान बाहर से लेके आ रही है। तो जब वो ज्ञान बाहर से लेकर आ रही है तो ये ज्ञान हमारी संस्कृति के मापदंड पे कैसे फिट बैठेगा? क्योंकि हमारी संस्कृति तो हमारी है, हमारे नियम तो हमारे हैं। हमारे घर में नियम है कि हमें पैर छू के ही घर से बाहर जाना है। ये नियम हो सकता है बाहर उनके दोस्तों के परिवार में ना हो। जब आपको वो करते देखेंगे, जब आपको वो रोज करते देखेंगे, तो अपने आप उनके अंदर वो नियम आ जाएगा। तो एक बार फिर मैं इन सारी चीजों को वापस ज्वाइन करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो घर परिवार में पुरुष और स्त्रियों का जो दायित्व है, ये दायित्व दोनों का आधा आधा होता है। अगर कोई किसी से कहता है कि घर में स्त्री पुरुष का कितना भागीदारिता होनी चाहिए, कितनी भागीदारिता होनी चाहिए, चैट बॉक्स में मैं आपसे पूछती हूँ कि संबंधों में, एक पारिवारिक संबंधों में पति पत्नी की भागीदारिता कितनी होनी चाहिए? प्रतिशत बताइए। चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए, एक प्रतिशत बताइए। 50-50। वेरी गुड रेणु जी। पवन जी ने बताया 50-50। ओके, और कोई? तो 50-50 को हम सीज करते हैं, यानी ओके, अल्पना जी ने भी बताया 50-50। अब एक छोटा सा मैथ्स लगाते हैं। घर में, परिवार में पति पत्नी की भागीदारिता 50-50 है। सभी ने चैट बॉक्स में सभी ने 50-50% कहा। अब छोटा सा गणित लगाते हैं। हम मारवाड़ी तो गणित में पूरे एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। मैंने अपना 50% डाला, मेरे पति ने अपना 50% डाला, ठीक है। टोटल कितना प्रतिशत हो गया? 100%। अब ये 100% को मेरे अंदर, मेरे पास कितना हिस्सा? 50। पति के पास कितना हिस्सा जाएगा? 50। लेकिन हमें कितना चाहिए? प्रतिशत तो 100 ही अच्छा लगता है। अब 100% हमारे हिस्से आए, इसके लिए हमारी भागीदारिता कितनी होनी चाहिए? मेरा 100, उनका 100, मिला 200, बटा फिर 100 मेरा, 100 उनका। यानी पूरी भागीदारिता मेरी, पूरी की पूरी भागीदारिता मेरे
घर में पुरुष की। तभी यह भागीदारिता 100% का, मेरा 100, सामने का 100, मिलके 200, और फिर बटा मेरे हिस्से 100, उनके हिस्से 100। अब बताइए 100 से कम में कोई मानेगा? मारवाड़ी तो नहीं मानेगा। तो सीधी सी बात, स्त्री हो पुरुष हो, आपके हिस्से की भागीदारिता, आपके हिस्से की भूमिका पूरी की पूरी 100%, कोई कोताही नहीं उसमें। 2 कदम मैं चलूं, 2 कदम वो चले, नहीं, पूरे 100 कदम मैं चलूं, पूरे 100 कदम वो चले, तब हम एक मंजिल पे पहुंचे। और उस मंजिल का जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें जब बटेगा, परिवार में जब बटेगा, पूरा पूरा हिस्से जाएगा। तो मेरी जिंदगी में मेरे एफर्ट्स पूरे, मेरे घर परिवार में सबके एफर्ट्स पूरे, और जब वो पूल होंगे तब वापस पूरे एफर्ट्स आपको रिजल्ट के तौर पर मिलेंगे। तो अब पुरुषों की भागीदारिता, जब हमने इतनी देर बात कर ली, मेरे ख्याल से 45 मिनट से हम पुरुषों की भागीदारिता पे बात कर रहे हैं, और पुरुषों की भागीदारिता बिना स्त्री की भागीदारिता के पूर्ण नहीं होती। तो मैं कार्यक्रम अध्यक्ष से थोड़ी सी निवेदन करूंगी कि मुझे 2 शब्द महिलाओं के लिए बोलने की अनुमति दें, कि मैं अपने विषय को थोड़ा सा महिलाओं के प्रति लेके जाऊं, क्योंकि बिना उसके ये वक्तव्य पूरा नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। हमने पूरी बात करी कि पुरुष को किस तरीके से रहना चाहिए, हमने पूरी बात करी कि उनको जीवन में जीवन मूल्य स्थापित करने चाहिए, जीवन मूल्यों के स्थापित करने में नियम बनाने होंगे, और नियमों का पालन हमें खुद करना होगा। और इस तरह से कंबाइंड पैकेज के साथ हमें अपने परिवार, हमें अपने आसपास को एजुकेट करना होगा, किस लिए? सही और गलत के निर्णय लेने के लिए। लेकिन क्या पुरुष ये अकेले कर पाएगा? पुरुष बाहर की जंग भले ही अकेले लड़ ले, लेकिन घर की जंग वो नहीं लड़ सकता, और आपको उसका साथ देना है। ये साथ कैसे देना है? ये साथ कुछ इस तरह नहीं देना कि जहां पे वो खड़े हैं वहां पे आप बगल में खड़े हो जाओगे, नहीं मैं भी इस निर्णय में, मुझे भी पूरा निर्णय लेने का हक है। नहीं, आपका है, आपसे जब वो पूछा जा रहा है तो आपको जरूर आगे आना है, लेकिन ये साथ है आपको उनके अंदर विश्वास रखने का, आपको उनके अंदर एक विश्वास पैदा करना है अपने अंदर उनके प्रति, कि घर के जब पुरुष वर्ग, यहाँ तक कि एक बेटा भी जब एक उम्र के बाद बड़ा हो जाए तो उसके ऊपर भी माँ को एक विश्वास होना चाहिए। उसको भी अब दुनिया भर की सीख नहीं, बल्कि आपको देखकर वो खुद ही सीखा है, इस तरह के जीवन में आना चाहिए। तो यहाँ पे महिलाओं की भूमिका बहुत जरूरी है कि वो घर के जो पुरुष हैं उनके ऊपर अपना पूरा विश्वास बना के रखिए, उनको उनके कार्य करने दीजिए। कई घरों में मैं देखती हूँ है कि पिता जब अपने बच्चों को डांटता है तब माँ जरूर बीच में बोलती है। पुरुष यानी पिता अनुशासन का पर्याय होता है। पिता अपने बच्चों से कोई भेदभाव, कुछ नहीं, उनको ऐसी कोई दुश्मनी नहीं होती। अगर वो किसी वजह से अपने घर में अपने बच्चों को टोकता है तो उसके पीछे उसके मन में एक अनुशासन होता है जो वो देना चाहता है। और माएं थोड़ा ममतामयी होकर अपने भावुक हृदय के कारण उनको लगता है अरे बातचीत बंद हो जाएगी, अरे दोनों के बीच टकराव होगा, 3-4 दिन बाद में घर का माहौल ऐसा होगा, वो बीच बचाव करने की कोशिश करती हैं। मेरा निवेदन है ऐसा ना करें। वो दोनों आपस में एक दूसरे को समझ लेंगे। ये पीढ़ी का अंतर है, और ये पीढ़ियों का अंतर बाप बेटे का अंतर नहीं है, ये पीढ़ियों का अंतर वर्षों का अंतर है। कुछ समय में ये पीढ़ियों का अंतर 2 भाइयों में भी दिखता है। तो माओं को खास तौर से ऐसा लगता है कि वो उनके जाए बिना कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं, या जब तक में नहीं जाएंगी तब तक रिश्ते मधुर बनेंगे नहीं। बड़ी परेशान रहती हैं कि अरे पिता और बेटे एक टेबल पे बैठे खाना खाने के लिए, तो इनके बीच में तो बहस हो जाएगी। और वो पूरी कोशिश करती हैं, बच्चे को इशारा करती रहती हैं कुछ मत बोल, पति को इशारा करती है गुस्से में मत आया करो। नहीं, पिता का गुस्सा भी बेटे के लिए उतना ही आवश्यक है जितना आपका लाड। सही समय पर सही गुस्सा। एक बार हमने अभी कुछ समय पहले दुर्गा रूप के ऊपर एक व्याख्यान माला ली थी, उसमें हमने कात्यायनी का रूप डिस्कस किया था, जो वो रौद्र रूप है, वो क्रोध का रूप है जो सकारात्मक होता है, जो सृजन में मदद करता है। पिता का क्रोध बेटे के लिए वही रूप होता है। इससे डरिए मत और इससे बच्चों को बचाइए मत। एक लिहाज बेटे और पिता में आज भी होना चाहिए। ये लिहाज कहीं ना कहीं हम खुद कम कर रहे हैं।
अरे वो पुराने जमाने थे जब पिता के अंदर घुसते ही बेटे खड़े हो जाते थे या लेटे नहीं रहते थे। नहीं, जमाने भले ही बदल गए, लेकिन एक शिष्ट वातावरण आज भी घर की डिमांड है। उनके बीच का जो एक उनके बीच में बहुत प्यार होगा, बहुत आपस में एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम होगा, लेकिन सम्मान की जो हल्की सी डोरी है वो वहीं टूट जाती है जब पिता का क्रोध बच्चे तक नहीं जाता। तो ये भी बहुत आवश्यक है। तो माताओं से भी मेरा निवेदन है, महिलाओं से मेरा निवेदन है कि पुरुष की भूमिका वो अच्छे से निभा लेंगे, तो दीजिए उनको, उनकी भूमिकाओं में पूरी तरह से आत्मसात तो होने दीजिए। ये पुराना जमाना है, मैं तो बहुत देखती आई हूँ, ये करती, वो मत करिए। और विश्वास मानिए, जब अनुशासन के साथ में संस्कृति की इस धरोहर को एक पुरुष अपने घर में जीवन मूल्यों के साथ नियमों से बांधकर अपने खुद को एक रोल मॉडल बनाते हुए आगे लेके जाएगा, तो घर में सर्वांगीण विकास जरूर होगा। और इसी के साथ मैं अपना ये व्याख्यान यहाँ खत्म करती हूँ। लेकिन मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके अगर कोई प्रश्न है तो वो जरूर पूछिए, क्योंकि कोई भी संवाद अगर एक तरफ से हो तो वो पूरा नहीं होता। तो अगर आप किसी को भी किसी भी तरीके का कोई संशय, मेरी किसी बात पे कोई भी डाउट है या कोई कुछ प्रश्न है तो वो जरूर करें। आपके किसी प्रश्न से हो सकता है किसी और के किसी संशय का समाधान हो। कल्पना दीदी, हाँ बोलिए। मेरी प्रस्तावना रह गई तो कुछ एक आध दो प्रश्न प्रस्तावना में भी निकल सकते हैं, तो मैं अभी दे दूं। हाँ हाँ चलेगा चलेगा। हाँ, सबसे पहले तो मैं सभागार से माफी चाहती हूँ। हाँ चलेगा। हाँ, बहुत जोर से बिजली गिरी थी तो हमारा नेट ही चले गया था, तो मैं बाहर हो गई थी। जय महेश, जय श्री कृष्ण। सभागार में उपस्थित सभी स्नेहीजनों को मेरा सादर नमन तथा अभिवादन। आज इस वेबिनार के आयोजन के पीछे छिपी हुई कुछ समिति की भावना शब्दों की माला में पिरोकर प्रस्तुत करते हुए प्रस्तावना, थोड़ी सी माफी चाहती हूँ, प्रस्तावना पहले होना चाहिए थी। राष्ट्र एवं समाज के महत्वपूर्ण इकाई के रूप में संयुक्त परिवार यह एक संपूर्ण संस्था मानी जाती है, पर आज देखा जाए तो ऐसी महत्वपूर्ण संस्था राष्ट्र एवं समाज को सशक्त बनाने में असमर्थ हो रही है। परिवर्तन आना यह तो प्रकृति का नियम है और परिवर्तन का स्वीकार करना भी हम सभी के लिए स्वाभाविक है, किंतु इतने तेज गति से हमारा समाज, संस्कार और संस्कृति का बिखरना यह चिंतनीय बात है। वैसे तो अनुराधा दी ने सब बता ही दिया है, पर फिर भी मैं बताती हूँ कि 30-35 वर्ष पूर्व पितृसत्ताक पद्धति हुआ करती थी। संयुक्त कुटुंब होने से एक पीढ़ी अर्थार्जन का काम करती थी तो दूसरी पीढ़ी घर में संस्कार देने का काम करती थी। आज आधुनिकता एवं स्वतंत्रता के नाम पर विभक्त कुटुंब पद्धति अपनाई गई और एक घर के 4-4 घर बन गए और अर्थार्जन की अच्छी खासी भागीदारी भी महिलाओं ने उठा ली है। स्त्री पुरुष समानता के अधिकार की मांग में कई महिलाओं ने अपना वर्चस्व बढ़ाने की सोच में पुरुषों की निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर तो नहीं कर दिया, ऐसे भी प्रश्न किसी के मन में उठ सकते हैं। भावना व्यवस्था में लिए जाने वाले कुछ निर्णय और रिश्तों को उचित न्याय न मिलने से काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो कि उसका संघर्ष भी पुरुषों को ही ज्यादा करना पड़ रहा है। पर मेरे ख्याल से तो एक बात पक्की है, संस्कृति की डोर बांधे रखने में पुरुषों की भागीदारी एवं योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पुरुष एक धरा होता है, उसी से ही परिवार का विकास निर्भर होता है। संस्कृति को, धरोहर को आगे बढ़ाने में अगर पुरुषों की विवेकपूर्ण सकारात्मक भूमिका रही तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को, आपसी संबंधों को दृढ़ करेगी। घर, परिवार और समाज को देना होगा सुंदर आकार, तो पुरुषों को ही सजगता पूर्वक रखना होगा संस्कृति को बरकरार। पर आज होता क्या है, व्यवसाय या कामकाज के चक्कर में पुरुष वर्ग को ख्याल देने को समय ही नहीं मिलता घर के लिए, या फिर कुछ जिम्मेदारी उठाने में आनाकानी हो जाती है। ढेर सारे निर्णय जो होते हैं महिला पे सौंपे जाते हैं, वहां कहीं वो बीच में देखते भी नहीं है निर्णय सही है या गलत है, और हर दिन समस्याएं, नई नई समस्याएं विकसित होकर वो एक चुनौतियां सामने खड़ी कर रही है। निश्चित तौर पर इस वेबिनार के माध्यम से हमारे मन की बात कहीं सभी के दिल को छू जाए और कहीं सभी के समस्याओं को समाधान यहीं पर मिल जाए, इन्हीं आशाओं के साथ आज हमने वेबिनार आयोजन किया है। वेबिनार का और अनुराधा जी ने बहुत सही ढंग से बताया है, फिर भी इसमें से कुछ
अनुराधा जी, आप कोई मेरे एक दो प्रश्न बन गए, उस पे अगर सवाल जवाब देना चाहते हो तो जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है स्त्री पुरुष समानता के बारे में? और भी जी, सभापति जी आए क्या? नहीं, अभी नहीं, हाँ, नहीं आए नहीं। अनुराधा दीदी, नहीं, आपने पूछा स्त्री पुरुष की समानता के बारे में। मैं हाँ, और हमेशा महिलाओं का अर्थार्जन, इस बारे में क्या कहना है? कल्पना जी, एक हाँ, बार बोलिए। सबको म्यूट कर देना। हाँ, हाँ। बहुत आवाज आ रही है। और थोड़ी सी पुरुष लोगों की निर्णय लेने की क्षमता जो कहीं कमजोर गिर रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पुरुषों की निर्णय लेने की क्षमता कहीं भी कमजोर नहीं गिर रही है। इस तरह के हम बिल्कुल, मैं तो इसके बिल्कुल उसमें नहीं हूं कि पुरुषों की निर्णय लेने की क्षमता कहीं भी कमजोर गिर रही है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया, अपने वक्तव्य में लास्ट में बोला कि अगर एक महिला, अब घर में अगर छोटा सा एक डिसीजन लेना है कि भाई बच्चों को कहाँ स्कूल में डालना है, ठीक है। अब अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अपने घर के बच्चों को किस स्कूल में डालना है। अब माँ अपनी किटी पार्टी में 4 जगह घूम के आती है और ये बोलती है कि भाई मेरी सहयोगियों की बच्चे वहां जाते हैं, तो इस तरह से एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं इस तरह की बात करती हैं। पुरुष उसमें 4 तरह से सोचता है। वो ये सोचता है कि ट्रांसपोर्ट कितना दूर है, वो ये सोचता है कि इसके सोच सकता है। महिला भी सोचती है। मेरे घर में कई बार शिक्षा से रिलेटेड चीज मैं ही देखती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर स्त्री अड़ जाती है कि नहीं, आप तो चाहते ही नहीं कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, आप तो चाहते ही नहीं हो कि बच्चा हमारा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, तो यहाँ पे निर्णय लेने की क्षमता पुरुष की कम नहीं हुई, बल्कि मैं ये कहूंगी कि निर्णय लेने में जो हस्तक्षेप है वो बैलेंस नहीं होकर इम्बैलेंस हो गया। वो हस्तक्षेप बैलेंस होना चाहिए, विचार दोनों के आने चाहिए, दोनों की अपनी विचारधारा प्रस्तुत होनी चाहिए। तो यहाँ इम्बैलेंसिंग हो जाती है। ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि पुरुषों की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो गई है, नहीं। नहीं, बट ऐसे कहीं प्रश्न कहीं पे वो उठते अपने हैं। आप को अपने आप को शांत कर लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस तरह की छोटी छोटी बातों से घर में क्लेश बढ़ेगा। तो ठीक है, तुम चाहती हो ना कि इसी से अगर मेरा प्रेम प्रदर्शित होता है, तो चलो यही सही, मैं बच्चे को इस स्कूल में डाल दूँ। भले उसके बाद में उस बच्चे के ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके बाद में चीजों को संभालने के लिए बाद में फिर से एक बार पुरुष को आगे आना पड़े, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है। अब इसी से आपसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन किसी चैट बॉक्स में पूछा कि मेरे पति अपने व्यवसाय के बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं करते। मैं म्यूट कर रही हूँ जी। तो किसी ने पूछा कि मैं अपने व्यवसाय में मेरे पति जो है वो अपने व्यवसाय के बारे में कुछ बात नहीं करते। मैं ही उनसे पूछती रहती हूँ, लेकिन वो मुझसे कुछ शेयर नहीं करते, और मैं उनको सलाह भी देती रहती हूँ। जब मेरी अपनी यथाशक्ति अनुसार मैं उनको सलाह देती रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे अपनी बात कोई शेयर नहीं करते। ठीक है, ये एक जनरल बात है, ये अक्सर घरों में होती है। लेकिन इसके पीछे का एक छोटा सा एक भाव देती हूँ। जरूरी नहीं है कि वो सब पे लागू हो, लेकिन हम एक डिस्कशन कर रहे हैं ओपन, उसमें तो हम बात करते हैं। अब अगर पति घर आता है और ये बोलता है कि आज व्यवसाय में मुझे इस व्यक्ति से ये परेशानी हुई, या मेरे इस एम्प्लॉय ने इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी, आइडियली यानी आदर्शवाद के हिसाब से पत्नी क्या करेगी? अंजलि जी, आपसे क्वेश्चन करती हूँ, ऐसी स्थिति में अगर मैं आपका पति हूँ और मैंने आके आपको बोला कि तुमको पता है ऑफिस में एक एम्प्लॉय ने आज बुरी तरह से बात करी, बहुत बदमाशी करी, आप मेरी पत्नी, आप क्या कहेंगी? मैं तो ये सलाह दूंगी, देखिए कोई ना कोई रीजन जरूर हुआ होगा, हो सकता है उनका मूड खराब होगा। तो यदि उनसे बहस हो गई है तो थोड़ा सा इस पे विचार कर लीजिए। मैं तो यही सलाह दूंगी कि विचार करिए, हो सकता है उनका मूड खराब हो, हमने सही समय सही यहीं पे मैं बात आपको टोकूंगी, यहीं पे मैं आपको टोकूंगी। क्या मैंने आपसे सलाह मांगी? क्या मैंने आपको कहा कि अंजलि तुम मेरी पत्नी हो, बहुत समझदार हो, मुझे बताओ मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना है? क्या मैंने अभी एक परिस्थिति दी कि मैं अपने व्यवसाय में, मुझे एक एम्प्लॉय ने बहुत तंग किया, मैंने ये बात आके आपसे शेयर करी, है ना? आपने मुझे तुरंत सलाह दी, लेकिन क्या वो सलाह मैंने मांगी? शेयर करने के बाद में जब हम केवल शेयरिंग तक हम रहते हैं, हम केवल शेयरिंग तक रहते हैं। उन्होंने शेयर किया, हमने उसको सुना, जिसको लिसनिंग देना कहते हैं।
पति को चाहिए कि वो कहीं आके अपनी असफलता या कहीं पे उसको कोई परेशानी हुई है, किसी ने धोखा भी दिया है, तो वो आके अपनी बात को कह सके। उसको तुरंत एक मार्गदर्शन नहीं चाहिए, वो अपनी स्थिति को पूरी तरह समझता है और उससे बाहर भी आ सकता है। हो सकता है कि वो बाहर आ भी गया हो, लेकिन हमें हमारे अंदर का जो एक ममतामयी जो भावनात्मक हम जो संबंध में रहते हैं, उसमें हम ये तुरंत हमारे अंदर की जो स्त्री है वो जागृत होती है और हम सलाह देना शुरू कर देते हैं। यहीं पे हमसे हमारा पुरुष वर्ग डिस्कनेक्ट हो जाता है। सभागार में जो उपस्थित लोग हैं वो शायद मेरी बात से सहमत हो, कई बार वहां पे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो ये कहता है कि भाई सलाह नहीं मांगी थी। मुझे भी पता है वो कहता नहीं है, लेकिन वो तो क्या हम एक ट्राई ये कर सकते हैं कि उन्होंने आके अपनी कोई बात कही और उसको सिर्फ सुने, और अगर वो ये कहें कि भाई तुम सुन रही हो कुछ कह नहीं रही हो, तब हम कहें कि मेरे हिसाब से ऐसा है। क्या हम ये कर सकते हैं? एक कोशिश, सिर्फ लर्निंग लिसनिंग देने की सिर्फ एक कोशिश। आपकी अगर एक कोई साड़ी 2000 रुपए की खराब हो गई और आपके पति से आपने कहा और वो आपको पलट के जब सलाह देने लगते हैं, तो हम थोड़ा सा गुस्से में आते हैं कि भाई मैं कर लूंगी मैनेज, है ना। हम मैनेज कर सकते हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने दायित्वों को मैनेज कर सकते हैं। लिसनिंग दीजिए हर एक रिश्ते में। बेटा घर आके कुछ बोले, लिसनिंग। हम स्त्रियां, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चूंकि हम भावनाओं से बंधे होते हैं तो हम इस तरह में कई बार उस लिसनिंग को भूल जाते हैं और हमें ऐसा लगता है हम करेक्ट कर दें। वो करेक्शन मोड हमारा आ जाता है। गलत सही कुछ नहीं है, लेकिन वहीं पे पुरुष डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर वो अपनी बातें आके और हमें लगता है कि ये तो कुछ शेयर नहीं करते। बहुत देर से ओम प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको हेलो जी। हेलो, जय महेश, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, मेरा सवाल यह है कि आपने अभी जो बताया कि जो परिवार में मुखिया होता है वो मुखिया को एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस की वजह से वो गाइडलाइन बच्चों को या मिसेस को वो देता है। लेकिन आज की दुनिया में अभी ये हो गया है कि उनका एक्सपीरियंस 100% अच्छा होता है, क्योंकि वो टाइम से, काफी लॉन्ग टाइम से वो परिवार में, बिजनेस में, सभी जगह है और उनको जो पहले अनुभव आए थे, जिस वक्त की सिचुएशन में से उन्होंने पैसा कमाया या प्रगति की है, लेकिन आज के बच्चे उसके विचार के लिए बैठने को भी तैयार नहीं होते कि मैं बात करूं, डिस्कशन करूं, क्योंकि वो आज का जो जमाना आ गया है वो गूगल पे बैठ के, या उनको ऐसा लगता है कि मैंने 4 किताबें पढ़ने के बाद में मैं बहुत हायर लेवल पे आ गया हूं, तो वो बात को मानने को तैयार नहीं। एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस है, वो होता वैसा ही है। अगर मैं कोई बिजनेस में बोलूंगा कि देखिए ऐसा पीरियड आता है, यहाँ तक कि इसका प्रॉफिट है, इसके आगे नहीं होगा, एक सीमित होती है, मैं आइडिया देता हूँ, लेकिन वो आवेश में रहता है। मेरा पूछने का, बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसको चेंज कैसा किया जाए। मतलब नो डाउट वो आपका जो पॉइंट है एकदम क्लियर है। अभी आपने संस्कृति का बताया कि मैं बच्चों को बोल रहा हूँ, बच्चे कि भाई ऐसा, वो अपनी जो मेरे पिताजी थे तो मैं चलते आया, मैंने वो अनुभव लिया, मैं तिलक लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। आज के बच्चों को बोलो, वो खाली बस ऐसे नीचे करके पैर पढ़ लेता है, चले जाता है। तिलक लगाना, मेरी बात वो मानेगा नहीं, मतलब उसको अंदर की आत्मा में घुसना चाहिए, वो घुस नहीं रहा है। अपन बोलने के लिए और सब बताने के लिए, लेक्चर देने के लिए सब ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली वहां जा नहीं पा रहा, उसके लिए हम क्या करें, एक बात यह है। तो मेरा क्या कहना है कि सवाल जितने अपन हर जगह बात करते हैं बहुत सही है, लेकिन उसको फिलअप करने में, मतलब परिवार में अगर सुख होना, परिवार में अगर बहू है मेरी, बेटा है, सासू है, जो भी है, तो उस परिवार को एक मैच के मन ब्रॉड चाहिए। ब्रॉड का मतलब यह है कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपकी सुनने की कैपेसिटी भी चाहिए, उसमें जो अच्छा है वो आपको लेना है, और मेरे को जो अगर गलत है तो आप न्यूट्रल रह के बताइए कि आपका ये पॉइंट वीक है, तो उसको डिस्कशन में, टेबल पे डिस्कशन में सब पॉइंट निकलते हैं। लेकिन आज के जमाने में टेबल पे बैठ के डिस्कशन ही करना नहीं है उनको, क्योंकि मैं होशियार हूं ना, मेरे को इतना नॉलेज आ गया है कि मैं आपको कोई गिनता भी नहीं हूं। ये सारी बहुत बड़ी समस्या है, ये समस्या प्रैक्टिकल है,
एक समस्या प्रैक्टिकल है, इसको अपन कैसे सॉल्व कर सके, आप अगर बता सके तो बताइए। जी, आपका प्रश्न मुझ तक आ गया है। अब मैं आपके प्रश्न को एक बार रीफ्रेज करूंगी। आपका प्रश्न ये है कि हमें अपने घर में जो हमारे अनुभव हैं घर के बड़ों के, वो हम अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि बच्चे सुनना नहीं चाहते। वो गूगल से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन वो हमारी राय नहीं जानना चाहते या मानना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि ये नए अनुभव है, नई चीजें हैं। तो वो बिल्कुल आपकी बात मैं मानती हूँ। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि आपके जीवन के जितने भी अनुभव हैं अभी तक में, है ना, वो अनुभव आपने किससे लिए? वो अनुभव मैंने जो लिए है, उस टाइम की परिस्थिति ने मुझे अनुभव दिलाए। बिल्कुल। एग्जैक्टली मैं आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ। नहीं बताना चाहता हूँ। बस ओम प्रकाश जी, 1 मिनट मुझे दीजिए। आपके जीवन की परिस्थितियों ने आपको वो अनुभव दिए, तो क्या अब आपसे आगे आने वाली पीढ़ी को वो अनुभव लेने का हक नहीं है? आप क्यों? 1 मिनट मुझे दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। लेट मी कंप्लीट। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने अनुभवों की पकी पकाई जो खीर है, वो अपने बच्चों के आगे रख रहे हैं चांदी के कटोरे में कि ये मेरे अनुभव हैं, ये मेरी परिस्थिति थी, देखो मैंने ऐसे काम किया, इसको अब तुम समझो। जिस परिस्थिति में रहकर आपने एक अनुभव प्राप्त किया, उसी परिस्थिति में आपके बच्चे रहकर एक अनुभव प्राप्त करेंगे जो उन्हें आप करने दें। गूगल क्यों बच्चों को पसंद आता है? क्योंकि गूगल सिर्फ उनको एक सॉल्यूशन बताता है, उसके बाद बाध्य नहीं करेगा कि तुम मेरी बात मानो या नहीं मानो। इसको कंफर्टेबल होते हैं कि यहाँ पे हमने डाल दिया, रिजल्ट आ गया, मानना नहीं मानना हमारी मर्जी। क्या हम उस तटस्थ भाव से, जो घर के बुजुर्ग हैं, क्या उसी तटस्थ भाव से अपने बच्चों को उनकी जहां वो अटक रहे? इसीलिए मैंने अभी जो अंजलि जी के साथ एक छोटा सा गेम प्ले करा कि क्या उन्होंने, आपके पति ने, मैं उनके पति के रूप में थी, क्या मैंने मांगा यह सलाह? नहीं, तो बस वहीं रुक जाए। क्योंकि जब वो आपकी कार्यशैली को देखेंगे, मैंने इसीलिए बोला पावर ऑफ स्टोरी, जो हमें अपने बच्चों में शुरू से इनकलकेट करनी है। जब उन्हें पता है कि ऐसी किसी जगह पे मेरे पिता अटके थे, उन्होंने ऐसा किया, वो जरूर आपके पास आएंगे। लेकिन अगर नहीं, किसी वजह से, तो उसमें आप बिल्कुल परेशान हो, क्योंकि वो भी अपने अनुभव से ही सीख रहे हैं, वो भी उस परिस्थिति में जाकर ही सीख रहे हैं। और जब उन्हें ऐसा लगेगा तो घोंसले में बच्चा आएगा। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस, इसमें 1 मिनट, इसमें मैं रुकूंगा आपको। इसमें डिफरेंस क्या हो गया है कि उस टाइम में जो फाइट करके उसको ऊपर आना था, आप 25-40 साल पहले चले जाओ और आज उनको रेडीमेड मिलता है। एक तो डिफरेंस ये हो गया। उसकी थ्योरी उस टाइम में अलग थी, आज की उनके दिमाग में थ्योरी अलग हो गई है कि हम लोग ये ढंग से चलेंगे। मेरा कहना है वो थ्योरी अपनाओ, लेकिन उसका एक्सपीरियंस आप लेके आपके माइंड में रखो। वो थ्योरी का माइंड में रखने से कहीं ना कहीं वो आपको जीवन में उपयोगी करेगा ही करेगा। मतलब दो चीजें हैं। एक पारिवारिक चीज का भी बोल रहा हूँ, जो अपने परिवार में रहने वाली बहू बेटी जो भी है, एक लिमिट में, एक अच्छे ढंग से, इकोनॉमिक पोजीशन सबकी अच्छी, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको सही ढंग से अगर चलेंगे, अगर हम किसी से प्रेम से बात करेंगे, ये कब ढलेगा? जब ऊपर से आ रहा है, लेकिन उसने भी उसको एडॉप्ट करना चाहिए। क्यों? अगर मैं ईगो लेके चलता हूँ, इसमें सेकंड पॉइंट आता है बाद में ईगो का। वो बोलता है कि मैं तो कमाता हूँ, अभी वो जिसका एज हो गया वो तो साइलेंट कर देता है उसको, तो वो उसको जो वो कमाने लग जाता है तो उसकी पत्नी भी ईगो करती है। ये जो चीजें हैं समाज के अंदर, ये कम होना चाहिए। उसका सोल्यूशन मुझे आज तक नहीं मिल रहा है। इसका सोल्यूशन अभी वही मैं आपको बता रही हूँ। ये जो चीजें, देखिए, आप जब आम का पेड़ पक गया, अब उस आम के पेड़ की, आम की क्या क्वालिटीज हैं, ये उस समय की सॉइल डिसाइड करेगी जिस समय आम का पेड़ लगा था। बहुत सीधी सी बात है। आप जब आम का पेड़ पक गया, लग गया, उसमें आम आने शुरू हो गए, तब हम आम की क्वालिटी को नहीं चेंज कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका मतलब फाउंडेशन नहीं, वो कंप्लीट चाहिए। एग्जैक्टली। इसलिए मैं जब गर्भ संस्कार की बात करती हूँ तो मैं इन लोगों को बोलती हूँ कि गर्भ संस्कार को केवल डिलीवरी तक बोल के खत्म मत करो, उसको आगे के 5 सालों तक बच्चों में यही संस्कृति की धरोहर आगे लेके जानी है। इस धरोहर को अचानक ये बात से तो मैं सहमत हूँ।
ये बात से तो मैं सहमत हूँ कि आज मैं जो देख रहा हूँ, आज बच्चे जो इस जन्म में अभी जो आए हैं, इनकी मेमोरी ज्यादा है, हमारी मेमोरी जब कम थी, ऐसे ही समझो। नहीं नहीं, राइट ना, ये राइट बात है। लेकिन उस मेमोरी को भी जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस देखा अभी, कि जो बच्चों को जिन्होंने उनके मम्मी पापा ने बैठ के उनको समझाया और उन्होंने फॉलो अगर उस टाइम लिमिट के अंदर कर लिया, मतलब एज लिमिट के अंदर कर लिया है, उनकी तो प्रगति सामने हुई है। वो एजुकेशन करके भी गए, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, और उनका फैमिली अब बैकग्राउंड अच्छा हो गया, अच्छे घर में चले गए। ये बात आपकी मैं पॉइंट मानता हूं, लेकिन वो अगर वहां पे अगर फाउंडेशन उसका मजबूत नहीं कर पाया तो वो डिस्टर्ब होता ही होता है। ये बिल्कुल बात एकदम उससे सही है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं कि 4 बच्चे आए, लेकिन उसमें एक बहू सिखाने वाली आ गई, तो खुद लेके जब प्रैक्टिकल खुद करी है, तो चारों बच्चे आज एजुकेटेड होके आज बिजनेस में लग गए। देखिए ओम प्रकाश जी, आपकी इस बात को छोटी सी बात कह के मतलब क्लोज करूंगी इस क्वेश्चन को। कि जैसे आप ये कहते हो ना कि आज के समय में एक 80 साल का व्यक्ति भी बहुत अच्छा काम कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि खाने में एडल्ट्रेशन नहीं था, आपके गाय आपका दूध दही सब प्योर हुआ करता था, है ना। तो आपके खाने में आपके खाने में इस तरह की मिलावट हुआ नहीं करती थी, तो आपका शरीर बलिष्ठ हुआ करता था। लेकिन हमारा शरीर सिर्फ खाना नहीं खाता, हमारा शरीर विचार भी खाता है। तो जब विचारों में कंटामिनेशन शुरू हो गया है, जब विचारों में इस तरह का पोल्यूशन आ गया है, तो ना तो वैचारिक स्वस्थता उतनी रहेगी ना शारीरिक। तो इस चीज को हमें थोड़ा मानना भी पड़ेगा और थोड़ा समझना भी पड़ेगा। और फाउंडेशन में तो है ही है, जब पौधा लगाते हैं तो मिट्टी को पहले तैयार करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो हमारे घर में जो और आगे आने वाली जनरेशन है, हम वहां तक तो चीजों को पहुंचा ही सकते हैं। आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है मैंने पूरी नहीं बट आधी आपकी बात को पूरा किया। आपने भी मुझे बहुत अच्छा मतलब उसका सॉल्यूशन बताया। ठीक है, मैंने भी वही पॉइंट बताया था कि इट मीन्स एक्चुअली बिजनेस हो चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, फाउंडेशन अगर उसका सही है तो बिल्डिंग पूरा अच्छा बनने वाला है, उसके 7 फ्लोर भी बन जाएंगे। अगर फाउंडेशन सही नहीं रहेगा तो बिल्डिंग उनको अपने अनुभवों से सीखने दीजिए। उनकी परिस्थिति अलग है, उनकी परेशानियां अलग हैं, तो उनके अनुभव भी अलग होंगे। तो उनको सीखने दीजिए। जिस तरीके से उन्होंने आपके घर में शिक्षा प्राप्त करी है अनुशासन की, वो अपने आप आएगा, जरूर आएगा। नहीं, बिल्कुल आएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वो जो ऑफिस वाला प्रश्न था शायद उसका भी उत्तर दिया। और कोई प्रश्न है सभागार में? एक छोटा सा प्रश्न है। जय श्री कृष्णा। अनुराधा जी। जी। पवन कुमार झवर। एक छोटा सा प्रश्न मुझे यहाँ पे सभागृह में रखना था। आपने एक बहुत अच्छा वाक्य अपने व्याख्यान में यूज किया कि जो महिला होती है वो भावनाओं से विचार करती है और जो पुरुष लोग रहते हैं वो व्यवहार बुद्धि से विचार करते हैं। और नॉर्मली जो समस्या आती है ये इसके बीच में जो गैप है उसके वजह से ही आती है। कम करने के लिए जैसे हम अपनी महिलाओं को या महिला अपने पुरुष को सुनते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते, तो ये गैप कम करने के लिए मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट द कॉम्प्रोमाइज। लेकिन आज ऐसा है कि ना पुरुष कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है ना महिला कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। तो ये कॉम्प्रोमाइज की सीमा बढ़े, संयम बढ़े, इसके लिए अगर आप 2-4 छोटे टिप्स देंगे तो मेरे ख्याल से सभी लोगों के लिए वो अच्छा रहेगा। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इज ऑल अबाउट अ कॉम्प्रोमाइज। नॉट एट ऑल। लाइफ इज नॉट अबाउट द कॉम्प्रोमाइज। लाइफ इज ओनली अबाउट टू एक्सपीरियंस। आप जो एक्सपीरियंस करते हैं उसी को अपने जीवन में उतारते हैं। ठीक है। जब अभी सरोज जी ने या शुरू में किसी ने कहा कि परिवर्तन जो है वो सबसे ज्यादा कांस्टेंट होता है ना। परिवर्तन कभी तकलीफ नहीं देता पवन जी। जो परिवर्तन होता है वो तकलीफ नहीं देता। परिवर्तन के टुवर्ड्स जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो तकलीफ देता है, चाहे वो कोई भी परिवर्तन हो। चाहे बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहा हो, या मान लीजिए एक शादी हुई, उसमें लड़की अपना परिवार छोड़ के जब ससुराल गई, परिवर्तन है, ये निरंतर है। जब इस परिवर्तन के लिए हमारा रेजिस्टेंस होता है कि मैं नए रीति रिवाज, नए खान पान को
जो रेजिस्टेंस आता है ये परिवर्तन को तकलीफ में लाता है। यहाँ पे हमारे कॉम्प्रोमाइज जैसा शब्द प्रयोग होता है। तो पहले तो ये बहुत ही नेगेटिव शब्द है, इसको हटा दें, अपने जीवन से। कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते हैं। अब आपका प्रश्न ये है कि ये जो गैप है इसको फिल कैसे करें, ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे को सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। बिल्कुल यही बात है, यही क्वेश्चन है आपका। जी हाँ जी। अभी किस तरीके से कहाँ पे ऐसा काम होता है? कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि जो स्त्री है इसकी ही भावनाओं की वजह से काम पूरे होते हैं, ठीक है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मैं अपने हर वक्तव्य में देती हूँ, यहाँ भी दूंगी। जैसे आपके घर में जो काम करने वाली मेड है ना, या जो नौकर है, आप उससे एक दिन काम करवा के देख लीजिए, आपकी सारी व्यवहार कुशलता एक तरफ और वो घर का नौकर एक तरफ, बिल्कुल वो नहीं होगा काम। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, कभी इंटरपर्सनल रिलेशंस में भी ये अप्लाई होता है, कहीं बच्चों की पेरेंटिंग में भी अप्लाई होता है। विमेन, औरत जो है वो हमेशा संवाद करती है एक रिलेशन बनाने के, और पुरुष अगर संवाद करता है तो सिर्फ इंफॉर्मेशन इधर से उधर पास करने की, बस। ये बेसिक डिफरेंस होता है मेन और विमेन में। तो स्त्री जब संवाद करती है, जैसे घर के नौकर से भी करती है, तो अब अगर वो टेम्परेरी बेसिस पे भी आया हुआ कारपेंटर है तो उसका संवाद कैसा होता है? अरे भैया कहाँ के हो और कब से हो इस शहर में, है ना। वो एक तरह से जो संवाद बातचीत करती है उससे एक छोटा सा एक रिलेशन बना लेती है, उसको चाय भी पिलाएगी शाम को, फिर उसके बाद धीरे से बोलेगी अरे भैया एक बात सुनो, ये सब तो हो गया, जरा बच्चों के कमरे में ना छोटा सा एक कीला रह गया है, जरा उसको भी कर दो। जो आपके कहीं भी व्यवहार कुशलता में वो बात नहीं आएगी, जो उसके संवाद और भावनाओं के माध्यम से वो काम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जो स्त्री है उसके इस गुण की वजह से काम हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे दूरदर्शिता की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे स्त्री का भावुक मन इस बात को संभाल लेता है। जहां दूरदर्शिता की जरूरत है वहां पे एक पुरुष मन, हो सकता है स्त्री में भी हो, लेकिन वो आना चाहिए। अब इसके बीच का गैप कैसे कम हो? इसके बीच का गैप कम होता है कम्युनिकेशन से। कांस्टेंट कम्युनिकेशन, शेयरिंग। आपने अगर अपने ऑफिस की बात, शेयरिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयरिंग एंड जजमेंटिंग। जजमेंट नहीं करना है। जब उसने घर की कोई बात आपसे शेयर करी, ये कौन सी बात है? भावुक मन की बात है। यू डोंट हैव टू जज हर, ठीक है। आपको जज नहीं करना है, आपको सिर्फ उसकी बात सुननी है। सेम जब आप उसकी बात सिर्फ सुनेंगे, समझने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ सुनना है। जब हम समझने की कोशिश करते हैं ना तो हम जजमेंटल हो जाते हैं, तब हम सही गलत सोचने लगते हैं, हिसाब किताब शुरू हो जाता है, सही कितना, गलत कितना, इसको कितना आता है, मुझे कितना आता है। ये जजमेंट नहीं देना। उसने बोला कि आज पता है आपको घर में ऐसा हुआ, मैंने कारपेंटर से ना बात हुई थी आपकी 5 बजे तक, लेकिन मैंने 5:30 बजे तक काम करवा दिया। जस्ट अ स्माइल, जस्ट एन एप्रिसिएशन, दैट्स इट। और आपके मन तक वो भावनाओं वाली बात आ गई। द सेम वे, जब आप अपने ऑफिस की या व्यवसाय की कोई बात घर पे डिस्कस करते हैं तो यही रोल पत्नी का होना चाहिए। तुरंत अपने अंदर का जो सुपरमैन सुपर वुमेन वाला जो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होना चाहिए। देखो मैंने पहले ही बोला था तुम्हारा ये दोस्त गड़बड़ है, तुम मेरी सुनते नहीं हो। नहीं, जस्ट गिव अ लिसनिंग, नो जजमेंट। मुश्किल है, लेकिन अगर हो गया तो ये गैप एकदम कम हो जाएगा। तब आपको भी जरूरत पड़ेगी तो भावनाओं से निर्णय ले पाएंगे, और जब उनको भी जरूरत पड़ेगी तो व्यवहार कुशलता से निर्णय ले पाएंगे। तो दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं करना है, जस्ट जजमेंटल नहीं होना है। एक प्यारी सी लिसनिंग दीजिए। मुझे अभी मैंने जो 1 घंटा आपके साथ में बिताया, जजमेंट मत करिए। हो सके तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, जजमेंट नहीं। कहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ, मेरा सिर्फ 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है, कहीं मैं किसी जो यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हो सकता है मेरी बात वहां तक ना पहुंची हो, तो मैं गलत हो सकती हूँ। जजमेंट मत करिए, जस्ट बी विद मी। सुनिए, धीरे धीरे वो बातें, मेरे मन की बात आप तक, आपके मन की बात मुझ तक आ जाएगी। जब आप कुछ प्रश्न पूछते हैं तो मैं जजमेंट नहीं करती, ये कैसा क्वेश्चन, नहीं, आपका क्वेश्चन मेरा आंसर, बस यही रिश्ता होना चाहिए। फिर देखिए कैसा कनेक्शन बैठता है। क्या आप मुझसे एज अ स्पीकर कनेक्शन फील कर पा रहे हैं? एक वक्ता और एक श्रोता की तरह कोई कनेक्शन आपका और मेरा यहाँ जुड़ पा रहा है? बिल्कुल जुड़ पा रहा है ना, क्योंकि मेरी तरफ से 100% जजमेंट नहीं है। अब आप जब अपना 100% कोई जजमेंट नहीं देंगे तो ये बिल्कुल जुड़ जाएगा और वो कनेक्शन बिल्कुल बैठ जाएगा। बिल्कुल यही करना है, कोशिश करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। अनुराधा जी
जी अनुराधा जी, अभी जो अंजलि जी से आपने जो क्वेश्चन किया था, जी मैं माफी चाहता हूँ, आपने इतना अच्छा डिस्कशन किया है, इतनी चीजें बताई है, सबको बहुत यूजफुल होगी। ये सब चीजें ऐसी है कि रूटीन में आदमी सोचता नहीं है, लेडीज हो जेंट्स हो, लेकिन आपने इतनी चीजें बताई तो बहुत लोगों को बहुत फायदा होगा अगर इस पे थोड़ा भी सोचेंगे तो। सिर्फ एक बात जो अंजलि जी से आपने की थी, उसके लिए मेरा थोड़ा व्यू अलग है कि जैसे जी अगर हस्बैंड ने घर पे आके बताया कि मेरा एम्प्लॉय से आज मेरा ही प्रॉब्लम हुआ है, तो ये इसने बताया क्योंकि उसको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था तो उसने शेयर किया है। लेकिन अगर कुछ भी वापस सामने से अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो ये होगा कि कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रह गया है। उसने इसलिए बताया क्योंकि उसको कहीं दिक्कत हुई, कहीं प्रॉब्लम हुई है। अब लेडीज ने ये बात है कि आपने सही कहा कि जजमेंट नहीं देना है, लेकिन अगर उसका अगर बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आएगा तो वो भी ठीक नहीं है, आगे से वो बताएगा भी नहीं, भाई यहाँ बता के भी फायदा नहीं है। तो उसमें जहां तक मुझे लगता है कि लेडीज का थोड़ा सा रिस्पांस, अच्छा फिर आप क्या कर रहे हैं, अच्छा ऐसे होगा क्या, अगर उसको फिर लग रहा है कि मुझे रिस्पांस चाहिए तो वो मांगेगा और फिर आपको बताना है। हम लोग जब ये तो जेंट्स लोग मैंने काम बोला करते, राठी जी। हाँ जी आ, आप आपकी जो ये बात है ना, यही मैंने बोली। अच्छा लक्ष्मीकांत भैया, मैं या इसमें ये बात आपसे के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जेंट्स कभी मांगता नहीं है, उसका चेहरा देख के लेडीज कहती है ऐसा भी हो सकता है। वो सॉफ्टली इसलिए कहती है कि कहीं उनके हल्काहट आ जाए उस टेंशन को देखते हुए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है अंजलि भाभी जी कि वो बहुत लेडीज जो है बहुत सॉफ्टली बता दे, ऐसा बहुत बहुत कम होता है। कम होता है। इसीलिए हम इस रिस्क में नहीं जाएंगे। अनुराधा नहीं, ये बात अनुराधा जी ने सही है, मगर अनु- मैं तो अपने अनुराधा जी ने बहुत अच्छा कहा कि आपको बिल्कुल। जजमेंट नहीं लेना। ये बात हाँ, बहुत हाँ। अच्छी थी उनकी, इतनी हम परफेक्ट डाउट ऑफ बात है। बेनिफिट नहीं लेकिन रखेंगे राठी जी, बिल्कुल हम डाउट ऑफ बेनिफिट नहीं रखेंगे हाँ। कि एक्चुअली क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ अंजलि जी, जो हम स्पेशली जो इंडियन होते हैं ना, हम फीमेल्स, हाँ। हमारे तो बच्चे भी उतने स्वेटर पहनते हैं जितनी ठंड हमें लगती है। ठीक है, एकदम एकदम मैंने सही बात बोली। और हमारे बच्चे खाना भी उतना खाते हैं जितने हमें फील होता है कि वो उनको भूख लगी है। ठीक है, और वैसा ही हम सोचते हैं कि हस्बैंड बोलेंगे नहीं, हमें खुद समझ जाना है। ऐसा नहीं है, वो बोलेंगे। लेकिन जो राठी जी की बात है, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और इसके लिए यहाँ पे जितनी मेरी बहनें हैं, मैं उनको एक छोटा सा टिप्स देती हूँ हस्बैंड्स के सामने, और हस्बैंड्स को भी देती हूँ जब पत्नी शेयर करे। हालांकि ये जो वक्तव्य था वो पुरुषों पे था, लेकिन बिना स्त्री के पुरुष पूर्ण नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी इस तरह की कोई स्थिति होती है, ठीक है, आपको जिस तरीके का रिस्पॉन्स देना है वो न्यूट्रल होना चाहिए। परफेक्ट बिल्कुल कतई ये रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए कि अच्छा अब आप आगे क्या करोगे। तो आप हो सकता है बहुत समझदार हैं तो आप ये बात माने और आप आगे बात करें। कई पुरुष इसमें भी झुंझला जाते हैं, अरे तुमको इतना क्या जानना है, जो करना है मैं कर लूंगा, है ना। तो ये सब बिल्कुल रिस्क सही में है। हमको जाना ही नहीं है, हमको बिल्कुल सेफ गेम प्ले करना है। इन्हें जब आके बोला बिल्कुल ऐसा ऐसा मुझे हुआ, आपको सिर्फ बैठना है और बोलना है अच्छा ओके ओफो, बस। लेकिन कम्युनिकेशन, अनुराग जी, यही कम्युनिकेशन अगर कम्युनिकेशन है, इनकम्प्लीट आप रहेगा, करके देख लो। कम्युनिकेशन अगर इनकम्प्लीट रहेगा तो नेक्स्ट टाइम वो अब बोलेगा बता के फायदा नहीं। अभी नहीं, जैसे नहीं, आपने बताया, इसी में एक एग्जांपल आपने दिया था कि लेडीज ने बोला कि अरे मेरी 2000 की साड़ी थी वो ऐसे हो गई। हाँ, हाँ। अगर उसमें हस्बैंड कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगा तो लगेगा इनको कुछ बोल के तो फायदा रहता नहीं। अच्छा फिर क्या कर रही हो, या थोड़ा सा हो सकता है कि वो चाह रही है कि कुछ रिस्पॉन्स, अच्छा, या कुछ मैटर होते हैं कि जो मैटर से बात हो, कुछ डिस्कशन हो, ऐसा भी हो जाता है। तो कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए, थोड़ा सा कंप्लीट की तरफ जाना चाहिए। वो ऐसा जो मुझे कंप्लीट थोड़ा है ना, ये थोड़ा बिल्कुल आपसी रिश्तों को देख के समझ के होना चाहिए, क्योंकि यही पूरा खतरा है। अनुराधा दीदी, There you have to take care. There we have to take care. यही पूरा खतरा है, कहीं सेफ गेम खेलना चाहिए। मुझे भी ऐसे लगता है कि दोनों तरफा नेचर के हिसाब से बहुत ही रहता है कि सामने वाला किस तरह से उसे लेता है या उसको कितनी जरूरत है। मुझे ऐसे लगता है, देखिए ये मेरे अंजलि व्यू जी, है। आपको मैं अपने ही मतलब अभी एक 5-2 मिनट लूंगी, एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगी। यही जो स्त्री पुरुष का जो राठी जी ने बोला, मैं जब हैदराबाद आई थी शादी करके, तो अब मैं गई, एक यहाँ पे नेकलेस रोड है, वहाँ बड़ी खूबसूरत सी रोड है, वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड गए। अब मुझे जो है वो खाना था कॉर्न, स्वीट कॉर्न।
तो मैंने उनसे पूछा कि आप स्वीट कॉर्न खाएंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी घूमी, मैंने फिर बोला कि देखिए मौसम अच्छा है, देखिए स्वीट कॉर्न अगर आप खाएं तो बोले नहीं नहीं आई एम फुल, मुझे नहीं खाना है। मैंने कहा अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला कि लेकिन आप देखिए आप बहुत देर से घर से हम लोग निकले में, शायद हम स्वीट कॉर्न मतलब अच्छा लगेगा। बोले अरे मुझे नहीं खाना है, बस बात खत्म। अब कम्युनिकेशन पूरा है ना, मैंने पूछा उन्होंने आंसर दे दिया, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, खाना मुझे था, लेकिन हम क्या होते हैं स्त्री प्रॉपर्ली कहते नहीं कि मुझे खाना है। Yes. हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा बोले तो सामने वाला बोले कि हाँ चलो खाएंगे, फिर हम भी खा लेते हैं। आपने 3 बार पूछ लिया अनुराधा जी, वो ज्यादा हो गया। नहीं तो नई शादी थी ना, इसलिए 3 बार था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया और बढ़िया। यहाँ पे क्या होता है कि हम जो है वो कम्युनिकेशन, फीमेल्स जो है ना बड़ा गोल गोल कम्युनिकेशन करती हैं, क्योंकि हमारे नेचर में होता है। हमारा ये किसी स्त्री विशेष की बात नहीं है, ये हमारे नेचर में ही होता है। हम बातों को गोल 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 करके एकदम बहुत ही ना नपे तुले हिसाब से आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो पुरुष होता है उसको अगर पान खाना है तो वो रोड पे ले जाके वो गाड़ी रोकेगा, उतरेगा और पान लेगा। वो आपसे पूछेगा कि तुमको पान खाना है, अगर आपने मना किया तो भी वो उतरेगा और लेके आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें ये इंफॉर्मेशन सामने से चाहिए होता है। तो ये कम्युनिकेशन का कुछ डिफरेंस है जो पुरुष और स्त्री में होता है। कुछ समय के बाद में जब आप साथ रहने लगते हो तो एक दूसरे की आदतों को समझ जाते हो। तो अब मैं कहती हूँ कि भाई स्वीट कॉर्न खाएंगे, तो वो ये समझ जाती है कि इसको खाना है, तो वो ये पूछते हैं कि भाई मुझे भी खाना, तुम्हें भी खाना है क्या। तो ये कुछ चीजें जैसा मैंने बोला थोड़ा सा डेंजर साइन पे होती है, थोड़ा एक दूसरे को समझ के कर लेनी चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन जरूर करना चाहिए। कम्युनिकेशन नहीं, वो इम्पोर्टेंट है, वो होनी चाहिए ताकि वो शेयरिंग चलती रहे, रुके नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। किसी ने बोला है कि जब हम ऐसे न्यू आइडियाज देते हैं तो किक भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। लेकिन सामने वाला कितना रिसेप्टिव है उसको समझ के हमें ये चीज करनी है। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी कि थैंक यू अनुराधा हमें जी। पुरुष वर्ग बोला। नहीं, मुझे ये तो आपने पुरुषों के लिए अच्छी बात की थी, लेकिन मुझे लगा कि ये कम्युनिकेशन टूट ना जाए तो मैं थोड़ा ऐड कर दूं। बढ़िया, थैंक यू। कोई और संशय किसी का कुछ? सब लोग अपने परिवार में बहुत खुश है, अच्छी बात है। We cannot be judgmental. किसी के चुप्पी को हमें जज नहीं करना है। चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। अनुराधा जी आपने बहुत ही सुंदर और इतने सटीक शब्दों में समझाया है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई सवाल होगा अभी। कल्पना जी, मैं एक सवाल पूछूं? हाँ पूछिए ना। अनुराधा जी, आजकल बच्चे बड़े करने के टाइम में छोटी बड़ी गलती पे कभी अनुशासन के तौर पे भी कोई डांट दे पेरेंट्स में से, या एक छोटा बड़ा थप्पड़ भी लगा दे, तो वो गुनाह क्यों माना जाता है? और छोटी सी गलती पे भी माए वो बच्चा रोए नहीं, नाराज नहीं होवे, करते सॉरी 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 करते थकती नहीं है? क्या ये बच्चों को आदत ही नहीं गिर जाती है कि यार कभी भी कुछ किया तो माए तो सॉरी 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 कर देती है, तो इसका गलत असर नहीं होता है? देखिए ये जो है ना, जो आपने बात कही, इसको फिर मैं 2 हिस्सों में बांटूंगी। एक हिस्सा है बच्चे को पनिश करना, ठीक है, ये हिस्सा जरूरी है। मैं समझती हूँ पेरेंटिंग में बच्चों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन पनिशमेंट जरूर बच्चों को देना चाहिए, ताकि बच्चों को ये पता रहे कि अगर हमने कोई गलती करी है तो उसका एक असर होना है। अगर इफ देयर इज एन एक्शन तो एक रिएक्शन आना है, चाहे वो पिता की डांट हो, चाहे आज खाना नहीं दूंगी हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये डांट, ये कभी अगर किसी वैसे हाथ उठाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कभी हमारा बहुत क्रोध बढ़ जाता है, कुछ होता है तो हमने किया, तो ठीक है, छोटा बच्चा है, चलता है। तो यहाँ पे ये चीज ठीक है कि अगर हमने कभी बच्चे को पनिश कर दिया। अब बात आती है माँ के सॉरी बोलने की। कितने ही भजनों में हमने सुना है कि यशोदा जो है वो कृष्ण को बांध देती थी, उसके बाद खुद रोती थी, है ना, और रो के जो है वो कृष्ण के ही अपने ही कान पकड़ के कृष्ण को कितनी बार कहती थी कि मतलब किसी तरह से उनको मनाती थी। क्या हमने ये नहीं देखा है?
हम ऐसा क्यों बच्चों तक ये चीज पहुंचाते हैं कि अगर पिता है या माता है तो वो गलत कभी हो ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं हम बच्चों में एक ईगो डेवलप कर देते हैं कि अगर हम बड़े हैं तो हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, गलत अगर है तो। बच्चा रूठ गया है, माँ सॉरी बोल रही है, ये उन दोनों के बीच का एक प्रेम हो सकता है। अब वो देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अनुशासन हो चाहे कड़ाई हो चाहे प्रेम हो, ये सारे जितने भाव है ना, ये आपकी थाली में सिर्फ अचार जितने होने चाहिए, और ये थोड़े थोड़े होने चाहिए, कहीं चटनी कहीं अचार। इनको अगर आपने मेन सब्जी बना दिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी और आप ही को इंडाइजेशन होगा। तो चाहे वो प्रेम हो, चाहे अनुशासन हो, चाहे कढ़ाई हो, जितनी भी आप करें उसकी मात्रा को ध्यान रखिए। आपका बच्चा आपका ही है, वो कितना ले सकता है, आपकी कितनी प्रशंसा और कितनी बड़ाई से, कितने लाड़ से वो बिगड़ नहीं जाएगा, कितने अनुशासन से वो क्रोधित नहीं हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान हमें इस बात पे रखना है कि ये सारी चीजें हमारी थाली में छोटे व्यंजन की तरह, अचार हो चाहे वो चटनी हो, बस उतना होना चाहिए, तभी उसका महत्व भी रहता है, तभी जायका अच्छा आता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इससे कहीं कोई ना मार से कभी कोई बच्चा बिगड़ा है, ना लाड़ से, ना सॉरी बोलने से, लेकिन ये मात्रा कितनी है इस बात का ध्यान हमें रखना है। और ऐसे में जब होता है इंसिडेंस, तभी तीसरा कोई आके उसे पुचकार के हटाने ले जाता है, उसका असर क्या होता है? एक बार आप अपना प्रश्न फिर बोलिए। मतलब माँ बच्चा या पिता बच्चा या चाचा भतीजा, ऐसे कोई भी अनुशासन सिखाने जाता है बच्चे को, तो तीसरा उसे पुचकार के उठा के ले जाता है, हाँ जाने दे, रहने दे, हो जाइए आगे जाके। ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इससे दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो जो बात चल रही है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि कई बार पिता जो है वो बच्चे को डांट रहे होते हैं और माँ ही आ जाती है बीच में। अरे बच्चा अभी स्कूल से आया है, आप तो उसको चैन भी नहीं लेने देते, अभी अभी कोचिंग से आया है, आपने जरा भी उसको चैन नहीं लेने दिया, माँ बीच में आ जाती है ना। तो क्या होता है, पिता की बातों का प्रभाव बच्चे पे कम हो जाता है। तो ये तो कभी भी किसी के भी बीच में नहीं करना चाहिए। अगर दो लोग, यहाँ तक कि माँ अगर डांट भी रही है और दादी का दिल टूट रहा है, तो भी उसको बीच में नहीं आना चाहिए। ये दोनों आपस में कर लेंगे, दो रिश्तों के बीच में तो कभी भी तीसरे को आना ही नहीं, प्रभाव भी खत्म होता है, और उसके साथ साथ जो हम कहना चाह रहे हैं वो बात वहां तक नहीं पहुंचती। अब मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर कोई तीसरा आ जाएगा तो मैं आपसे कनेक्ट नहीं होती। सही गलत वो बात की बात, कनेक्शन की बात पे हम बात करें। आपने तो 4 जनरेशन का जवाब एक ही इसमें दे दिया, धन्यवाद। एक्सक्यूज मी जी राधा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं कुछ पूछूं आपसे, मुझे बहुत देर से जिज्ञासा है। जी एक्चुअल में जैसे हमारे मिस्टर हैं या हमारे बड़े पिताजी लोग के बच्चे हैं, वो लोग सारे जनरेशन वाले अपने टाइम में कम पढ़े लिखे हैं, और उनके जब आज के जो हमारे बच्चे हैं, उन लोग जैसे कोई पीएचडी करना चाह रहा है, कोई एमकॉम करना चाह रहा है अगर किसी में, तो उनके पेरेंट्स लोग ये बोल देते हैं, फादर लोग, की तुम तो बिजनेसमैन का बेटा है, तुम तो बिजनेसमैन का बेटा है, तुमको क्या जरूरत है ये सब करने के लिए, तुम सीधा, तुम्हारी क्या जरूरत है तुमको पढ़ाई करने की। तो कहाँ तक ये सही है? अब बच्चे का मन है पूरा पढ़ाई करने का, अब वो चाहता है कि मैं जैसे भी हूँ, मेरे को पीएचडी करना है, मेरे को डिग्री नहीं लेना है, मेरे को नॉलेज लेना है, तो क्या करना चाहिए बोलिए उस वक्त में? ये तो अब बच्चे के ऊपर है, आप किसी पानी के आवेग को रोक नहीं सकते हो। अगर बच्चे में वाकई में इस चीज को करने की क्षमता है तो वो अपना रास्ता निकालेगा। वो उसको सामने जो पिता है या जो बड़े हैं उनको कन्विंस करने की शक्ति लेके आएगा। उसमें भी बीच में किसी को नहीं जाना है। अब ये तो जीवन का एक अनुभव है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन मेरा व्यवसाय कुछ है, मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे किसके लिए करना है, पीएचडी डिग्री नहीं लेनी है, मुझे अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए करना है। ये बात उसको कन्विंस करनी है अपने घर के बड़ों को। ये अपने आप में जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है, उसको करने दीजिए। और अब तो किरण जी ऐसा हो गया है कि मैं हूँ, मैंने लाइफ साइंसेज में पीएचडी करी, लेकिन उसके बाद मैंने अपने घर का व्यवसाय दिया, मैंने बिजनेस शुरू किया हस्बैंड के साथ में। मेरी इच्छा थी कि मैं टीचिंग करूं, अध्ययन में जाऊं, मैं नहीं जा पाई, लेकिन उसके बाद में मैंने काउंसलिंग शुरू कर दी। कहीं ना कहीं तो वो अंदर के भाव निकालने हैं तो काउंसलिंग में सही है ना। टीचर बन के ही मैं टीच करूं ये जरूरी नहीं है। वैसे ही पीएचडी करने का जो उनका सपना है वो सपना उनका है, तो वो रास्ता उनको निकालना चाहिए।
नहीं, अगर बच्चा पापा का पूरा आज्ञाकारी है और अगर उसका- बच्चा पूरा पापा का आज्ञाकारी है, ये निर्णय उसका है कि वो अपने पिता को कितना कन्विंस कर सकता है और आज्ञा मान के आगे बढ़ता है, ये कंप्लीट निर्णय जो है वो बच्चे का है। मतलब और एक अगर वो डर, ऐसा कोई निर्णय लेता है तो फिर एक- उसको कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बहुत ही पर्सनल सा कुछ ये है। एक वही बात मन में आती है, माँ की ममता वाली, जो आपने आगे भी कही है 3-4 बार, कि माँ की ममता में एक डर ये हो जाता है कि मेरे बच्चे का सपना अधूरा नहीं हो जाए, जबकि उस बच्चे बच्चे में का सपना है, उसको खुद पूरा करने दीजिए। आप सिर्फ एक रास्ता दे सकती हैं, है ना? आप सिर्फ एक रास्ता दे सकती हैं। आप सिर्फ ये कह सकती हैं कि तुम अगर रात में 2 बजे तक पढ़ोगे ना तो मैं तुम्हें चाय बना के दूंगी, ये आप कर सकती हैं। लेकिन सपना पूरा करने का जो जज्बा है ये उसके अंदर खुद होना चाहिए। माँ के अंदर की ममता और पिता के अंदर का अनुशासन बच्चे को बांट न दे। और ये पिता, डिसीजन मेरे दिमाग में ऐसा लगता है कि शायद इस वक्त बेटे का पिता स्वार्थ जैसा लग रहा है कि बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अकेले पढ़ रहे हैं, तो बेटा तू भी चल, अच्छे से संभाल, आगे बढ़ा। पढ़ाई क्या एक्सपीरियंस। आपकी मातृशक्ति पे मुझे कोई संदेह नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन फिर कहूंगी कि ये पूरा निर्णय बच्चे को लेने दीजिए, ताकि भविष्य में वो अपने निर्णय के लिए खुद को जिम्मेदार माने, ना किसी और। ये अकाउंटेबिलिटी लेनी बहुत जरूरी है कि ये निर्णय मेरा है, किसी और का नहीं, ना माँ का ना पिता का, ये मेरा निर्णय। उस निर्णय पे उसको अपने आप वो अनुभव लेने दीजिए। ओके, मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल। बहुत सही। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है या तो हम आगे बढ़ते हैं? जी बिल्कुल। काफी समय हो चुका है, 10 बज रहे हैं। अभी समझे भाई साहब का फोन मैसेज आया है कि तो जुड़ नहीं पा रहे हैं। प्रश्न तो नहीं है दीदी, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कहना सिर्फ ये चाह रही हूँ कि इतनी अच्छी टॉक चल रही है, इतनी अच्छी, मगर हम जितने भी सुनने वाले हैं मेरे ख्याल से सब 45 अबाव है, जिनको अपनी जिंदगी नई शुरू करनी है, शायद वो भी इन सब चीजों को सुने तो काफी चीजों का उन्हें ज्ञान होगा, ऐसे मुझे लगता है। हमने बुलाया तो युवा पीढ़ी को भी था, हम पर कोशिश नहीं तो जुड़ पूरी पाएंगे, कर ज्यादा रहे तो हैं। क्या करेंगे। हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। आज घर बैठे सबको ये थाली परोस के दी है, लेकिन खाना नहीं खाना उनकी तकदीर की बात है। नहीं नहीं, सही बात है, तो क्या एकदम करेंगे? सही बात है। नहीं सही, इसलिए हम और नहीं कुछ कर सकते हैं। हमने जितना कोशिश करनी थी वो पूरी कर चुके हैं, बाकी वो उनके तकदीर है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। विज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे समिति सह संयोजक पवन जी जंवर को। पवन जी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। सभी मान्यवरों को मेरा जय महेश, जय श्री कृष्ण। मित्रों, लीडर वह होता है जो ना सिर्फ सही रास्ता जानता है, बल्कि खुद उस रास्ते पे चलता है और औरों को भी उस रास्ते के ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल उसी प्रकार हम सभी के लीडर और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय महासभा सभापति श्याम सुंदर जी सोनी, जो आज कुछ कारणवश यहाँ पे उपस्थित ना हो पाए, लेकिन उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद, उनका प्रोत्साहन सदा हमारे साथ है, आगे भी रहेगा। समिति की ओर से मैं उनका मनपूर्वक धन्यवाद यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। क्या जैसे अनुष्का का नंबर मिल सकता है? हाँ, चैट बॉक्स में भेजते हैं। जैसे शीर्षक के बिना किताब पूरी नहीं होती, वैसे ही कार्यक्रम अध्यक्ष के बिना कार्यक्रम पूरा नहीं होता। आज के कार्यक्रम अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री श्री किशन जी भंसाली, आपके उपस्थिति के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको लोगों से जुड़ना है तो आपको आपके गले से नहीं बल्कि आपके दिल से उनके साथ कम्युनिकेशन करना जरूरी है। बिल्कुल उसी प्रकार आज के कार्यक्रम की हमारी प्रमुख वक्ता आदरणीय डॉक्टर सौ अनुराधा जी जाजू, जिन्होंने अपने मन के भाव हम सभी के सामने अपने मधुर वाणी से रखे और इस व्याख्यान के द्वारा हम सभी का मन उन्होंने जीता। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल उन्होंने दिए। निस्संदेह आपका यह व्याख्यान हम सभी के लिए यादगार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के प्रेरणा स्थान और आज के व्याख्यान के स्वागत उत्सुक
प्रदेश सचिव माननीय मदन लाल जी मुनियार, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जैसे पर्दे के सामने जो कार्य करते हैं उनका कार्य सराहनीय होता है, बिल्कुल उसी प्रकार जो पर्दे के पीछे कार्य करते हैं उनका भी कार्य उतना ही महत्वपूर्ण और सराहनीय होता है। उसी प्रकार जिस जूम सभागृह में आज हम एक दूसरे के साथ ये वार्तालाप कर रहे हैं, व्याख्यान का आनंद ले रहे हैं, उसका लिंक का निर्माण करने वाली सौ अंजलि जी तापड़िया तथा तकनीकी कार्यभार संभालने वाले प्रचार प्रसार समिति प्रमुख श्री ओम प्रकाश जी बजाज, आप दोनों का मैं यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आप दोनों का यह साथ अखंड हमेशा हमें भविष्य में यूं ही मिलता रहेगा, यह मैं अपेक्षा करता हूँ। दोस्तों, उम्र से कोई युवा नहीं होता, असल युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। आज इस कार्यक्रम में सम्मानित सभी उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन अध्यक्षा अनुसुया जी मालू, सचिवा सुनीता जी पल्लोड, युवा संगठन अध्यक्ष हार्दिक जी सारडा, सचिव गोविंद जी मंत्री तथा उसी के साथ इस कार्यक्रम में व्याख्यान में जुड़े हुए सभी जिलाध्यक्ष एवं पदाधिकारी का मैं मनपूर्वक यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी के सिवा यह कार्यक्रम कामयाब ना हो पाता। उसी के साथ अंत में सभी श्रोताओं का मैं यहाँ पे विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सभी के से मिले हुए हौसले के वजह से ही हमें यह ताकत मिलती है कि आपके सामने और अच्छे कार्यक्रम हम ला पाए। सभी से मैं ये विनंती करता हूँ कि अगर आपके पास कुछ और अच्छे विषय हो जो समाज के लिए एक अच्छा समाज हम बांध सके, उसके लिए अगर कुछ अच्छे विषय हो तो वो आप समिति कार्यकारिणी से किसी के भी साथ संपर्क कर सकते हैं और उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। तो उनसे हमें आगे के कार्यक्रम लाने के लिए, आप सभी को सामने रखने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलेगा। पहला पुष्प बहुत बढ़िया हुआ। मैं विदा लेने से पहले जो सेकंड पुष्प है उसका भी मैं आपके सामने एक जिक्र रखना चाहूंगा। अगले शनिवार 27 मार्च 2021 रात ठीक 8 बजे हम द्वितीय पुष्प में व्याख्यानमाला के फिर से मिलेंगे, जिसमें संगमनेर के श्रीमती सुवर्णा जी मालपानी, इनके द्वारा भगवत गीता से करे पारिवारिक चिंतन और मनन, इस विचार पे हम व्याख्यान का आनंद लेंगे। सभी श्रोताओं का और मुख्य वक्ताओं का मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महेश, धन्यवाद।